खुद होता है, ये आप नहीं करते। आपका खुद ही हाथ जाता है जेब में, फिर अचानक से ये देख कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट, जस्ट थिंक कि आप उस 1 आवर 15 मिनट्स को कैसे आप एलोकेट करोगे और 1 आवर 30 को आप कैसे पेपर 2 में एलोकेट करोगे। जस्ट थिंक ऑफ इट। पेपर 1 और मतलब ये फोटोकॉपी आ गई आप लोग के पास? तुम्हारे पास आ गई है? पेपर 1 में हमारे पास इन टोटल होगा 1 आवर 15 ना, और हम सीट्स पे कितने बजे होंगे? 1:30 PM शार्प। क्या आधा घंटा एग्जाम्स मैं अगर पहले जा रहा हूँ तो क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? बताओ, सीरियस बताओ। अगर बराबर वाला कहता है कि छोटा बच्चा है, चला जा बाहर पहले पढ़ाई कर ले, तो क्या वो सही कह रहा है? क्या आप उसको कटा देंगे फ़ौरन से? डिच करा दें, फ़ौरन कटा दें, बोला हूँ मैं छोटा बच्चा, निकल यहाँ से। ये बात तो पहले आप याद रख लें, सही है? मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आपको 1:30 पे वहाँ सीट्स पे होना चाहिए। आप अपने आप को वहाँ पे साइकोलॉजिकली, मेंटली हर तरह से एडजस्ट करते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ आए? 1:30 till 1:45 आप सुकून से वहाँ पे रिलैक्स और सेटल हो जाएं। रिलैक्स नहीं कर सकते, क्या टेंशन हो रहा है? पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर बिजनेस पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजी पढ़ाना थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। क्या आपको टेंशन हो रहा है या आपको मज़ा आ रहा है? टेंशन वाला कौन कौन है? सच 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 बोल सकते हैं आप? टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई टेंशन लेने से फ़ायदा होगा? कोई एग्जामिनर मेरे पास आएगा, बोलेगा यार वाह यार तूने टेंशन एक्स्ट्रा ली है, तो ऐसा होगा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सीरियस बताओ, ऐसा कुछ होना है तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। और टेंशन तब हो सकती है आपको, या आपको वो जो स्ट्रेस या उस तरह के प्रॉब्लम सब एग्जाम में आते हैं जब आपको लगता है कि यार मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने की ज़रूरत है। और रिज़ल्ट सबको अच्छा लाना होता है, सबको चाहिए होता है अच्छा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट तब अच्छा आता है जब आप उस एग्ज़ाम के मोमेंट के अंदर आप इन्जॉय भी कर रहे हैं। इन्जॉय से मतलब है कि आप एटलीस्ट उधर हों, रादर देन कि मैं रिजल्ट में हूँ हर वक्त। और रिजल्ट अच्छा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मुझे यार यूनी की प्लानिंग करनी है, मुझे मेरे अम्मा अब्बा को शक्ल दिखानी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन ने जो है वो ये किया था। ये वाले जो सीन होते हैं, जो भी सीन होते हैं, आप उनको साइड रखें। यू आर नॉट देयर टू प्रूव योर सेल्फ टू एनीवन। आप अपना बेस्ट शॉट तो दोगे ऑब्वियसली, और बेस्ट इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन वहाँ पे आप अपना बेस्ट एफर्ट डालने गए हो। बेस्ट, ये लिख लो, कई बात आपको याद रखनी है कि वो 10-15 मिनट का जो वार्म अप टाइम है, इसमें ये बातें आपको याद आनी चाहिए कि आई एम देयर टू जस्ट गिव माई बेस्ट शॉट, सब अच्छा करूँगा। फिर भी नहीं आया रिजल्ट तो क्या, फिर उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता था। ये सोच के आप शुरू करोगे एग्ज़ाम, खुद आपका मेंटल और पीस और सुकून में आ जाएगा। सेकंड, सीट पे हम होंगे 1:30 till 1:45 आपके पास आपका सेटलिंग टाइम हो गया। 1:45 till 1:55 आपका वार्म अप टाइम हो गया, जिसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने भी फॉलो की, तुम लोग भी मैं सजेस्ट करूँगा, हेड डाउन करके सुकून से आपको पेपर 1 अगर बैठे हुए हैं, देखो पेपर 1 कैसे नज़र आता है। पेपर 1 ऐसा नज़र आता है। क्या ये पिक्चर आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है माइंड में? एग्जैक्टली आपको यू कैन विजुअलाइज इट कि हर इंसान के पास है। आप सोचोगे कि पेपर 1 होगा, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे? 4। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे? 2। सेक्शन ए में जो 4 क्वेश्चन हैं उसमें कितने करने हैं मुझे? 4 करने हैं। और टोटल सेक्शन ए के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, 3, 2, 3, 2, 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑफ 5 मार्क्स। पहुँच गए सारे? और जो 3 मार्कर होता है उसमें वो देखो कितने कितने पॉइंट्स पूछ रहा है? 1, 1, 1। क्या ज़रूरी है कि वो 1 पॉइंट ही पूछे? क्या 2 पॉइंट्स हो सकता है? हो सकता है। क्या वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है? हाँ कर सकता। नहीं होगा, 99% चांसेस नहीं होगा, लेकिन अगर चेंज हो जाता है तो क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पूरा पेपर 100% सही समझ आ जाए? ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ क्या मुश्किल लग सकता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ए लेवल्स के अंदर आके आपको पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा करना होता है। हर सवाल अच्छा करने के पीछे आई ट्राई माई बेस्ट अगेन कि मैं दे दूँ उसमें बेस्ट से बेस्ट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल लग जाता है, तो वो ना मुझे टेंशन में आ जाने की ज़रूरत है और ना मुझे पैनिक हो जाने की ज़रूरत है कि अरे तो मुश्किल आ गया, बिकॉज द ओवरऑल एग्ज़ाम मैटर्स। पॉइंट समझ आ रहे हैं? और पेपर 1 ये अभी फर्स्ट टाइम फरवरी में हुआ है। इससे पहले 3 मार्क्स में वो पास, आपने जो प्लेलिस्ट अगर देखी थी पुरानी प्रॉपर्ली, तो उसमें 2-2 पॉइंट्स होते थे, लेकिन अब कितने होंगे? 1 पॉइंट। 5 मार्क में भी वो कितने पॉइंट्स पूछेगा? 1 पॉइंट। 2 भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा? 99% 1 पॉइंट। अच्छा, जो 2 पॉइंट्स थे, ज़्यादा स्पीड तेज़ हो जाए रोक सकते हो, हाँ सवाल भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है। अगर 2 पॉइंट से वो 1 पॉइंट पे लेकर आया स्ट्रक्चर को, तो क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि वो कह रहा है कि ज़्यादा नॉलेज ना दो आप मुझे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दो। डिफरेंस है, यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दो, 1 पॉइंट दो, लेकिन तरीके से दो। अब ये तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, क्या मैं इस यूज़र बिज़नेस की, ये भी बिज़नेस है, और क्या इस बिज़नेस की मैं कोई केस स्टडी बना सकता हूँ? केस स्टडी बन जाएगी। अगर पेपर 2 मुझे इसमें से निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं इसका सेट पूरा, मैंने स्टोरी निकाली कि यार ये बिज़नेस जो है
कब शुरू हुआ था, फिर उन्होंने कितने पैसे लगाए थे, फिर फर्नीचर ख़रीदा, फिर स्टार्टअप कैपिटल आया, फिर स्टार्टअप कैपिटल के बाद ये सेटअप लग गया, उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, फिर उनकी मैनेजमेंट, फिर ये सारी मैंने स्टोरी लिखना शुरू करी। और उस स्टोरी में अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक टेस्ट करूँ। तो मैं टॉपिक टेस्ट करने के लिए मैंने सिलेबस चेकलिस्ट सबने देखी हुई है, सिलेबस चेकलिस्ट पे नज़र घुमाई तो मुझे HR यूनिट 1 मार्केटिंग ऑपरेशंस फाइनेंस नज़र आ रहा है, पहुँच रहे हैं ना। और उसमें से जो मुझे टेस्ट करना होगा मैं उस पार्ट ऑफ केस को उस केस स्टडी में डाल दूंगा। अगर मुझे ज़्यादा HR से मोटिवेशन चेक करना है या टेस्ट करना है स्टूडेंट से, तो मैं अपने एम्प्लॉई से रिलेटेड कहानी लिख दूंगा कि मेरा लेबर टर्नओवर, मेरे लिए लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं या ज़्यादा छोड़ के नहीं जा रहे। अगर छोड़ के बंदा भाग जाता है बार बार मेरे पास, तो इसका मतलब कि मैं अपने शायद स्टाफ की नीड्स को ख्याल से नहीं पूरा कर सक रहा हूँ। ह्यूमन नीड्स आपने पढ़ा है, पहुँच गए क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या हर इंसान की कोई ना कोई नीड होती है, उसकी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट उसको चाहिए होती है। और उसको जब मैं अब ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं पिछली स्लॉट में कह रहा था, ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्या समझने और पढ़ने में दो फ़र्क हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा फिर एक सेकंड, 145 टिल 155 आपका जो वार्म अप टाइम है, उसमें तो एक तो आपको पेपर 1 नज़र आ रहा है और उसमें आपके ये माइंड में सारी बातें घूम रही हैं कि जो मैं आपको ये उसके सुकून से पूरा करना है। नंबर 1, छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकते। 0 मार्क्स आना गलत है, 2 3 फिर भी आ जाए, मसला नहीं है, सही है। थर्ड, सेक्शन ए को मैं कितना टाइम अलॉट कर सकता हूँ? 30 मिनट्स। और जैसे ही सेक्शन ए में स्टार्ट करूँगा 2 बजे, क्या मैं पूरा पेपर 1 आपके सामने है, क्या मैं पूरा एग्जाम गो थ्रू करूँ? नहीं, मैं जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B रीड करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। 2A 2B रीड करके स्टार्ट कर दूंगा, 3A 3B रीड करके स्टार्ट कर दूंगा। एंड मैक्सिमम मुझे कितना टाइम उसको देना है सेक्शन ए को? 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि टाइम भी हमारे माइंड में इस तरह फ्रेम बना हुआ हो? क्योंकि आपके माइंड को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। वहीं लिखते लिखते आपको सामने जब घड़ी नज़र आएगी तो आपको वहीं फील आ जाना चाहिए कि ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा, स्लो हो गया, तेज़ हो गया, कैलकुलेटेड चलना होगा। तो इसलिए पहले ही अगर 235 हो गया है और आप क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 235 देख के आपको वहीं पे एक थोड़ा सा फ्लैग, रेड फ्लैग आना चाहिए कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, आई नीड टू स्पीड अप, रादर देन कि मैं एंड में 3 बजे आके सोचूं कि यार ये तो बहुत टाइम कम पड़ रहा है। वहीं 235 पे आपको, और फिर भले आप क्वेश्चन 5 जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं, वहीं ख़त्म करते हैं या फिर, बट सेक्शन बी पे मूव करने का टाइम, क्योंकि सेक्शन बी को भी तो इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है ना। पता चला उसके अंदर मैं 5 में से क्या 10 नंबर तो नहीं ले सकता, 1-2 लाइन लिख के एक्स्ट्रा, लेकिन वहाँ पे 8 और 12 में कॉम्प्रोमाइज़ में फिर ज़्यादा कर रहा हूँ अगर मैंने उसको 2 मार्क्स लेने की कोशिश ज़्यादा कर ली तो। मेक सेंस? पहुँच गया ना। एंड 2 टिल 2:30 आपने सेक्शन ए को टाइम दिया, और फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स जो होगा 2:30 टिल 2:40 जो टाइम होगा वो आपका क्या होता है? प्लानिंग टाइम होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि अब आप सेक्शन बी पे रुक जाओगे। देखो सेक्शन बी के ऊपर, अच्छा 10 मिनट क्वेश्चन रीड करने में तो आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल फिर भी कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। 10 मिनट अगर मैं दे रहा हूँ उसको, तो चले काम करता हूँ ना, बल्कि 5 मिनट रुकता हूँ, 5 मिनट 6 मिनट रुक रहा हूँ, बल्कि 10 मिनट आई थिंक ज़्यादा बी के लिए हो जाएगा। लेकिन आप अगर सेक्शन बी एग्जाम में बैठे होते और आपके सामने ये 2 क्वेश्चन आते, तो आप प्लानिंग जैसे अब शुरू करने लगे हो समझो, एंड यूर 5 बस जस्ट थिंक अबाउट दीज 2 क्वेश्चन एंड हाउ यू आर गोइंग टू थिंक व्हेन यू सी द क्वेश्चन एट फर्स्ट। भले आपने देखा हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है, डजंट मैटर, लेकिन आप ज़रा क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखने के बाद अगर प्लान करते क्वेश्चन पेपर पे, क्या क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं? हाँ, लिख भी सकते हैं, लिखो जो आपको समझ आता है, बट हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू स्पेंड दैट प्लानिंग टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम? जस्ट डू दैट राइट नाउ। करो, ट्राई करो, सोचो, लिखो ना तुम, प्लान तो लिखो, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ देखो किस तरह प्लान करते हो, कोई बात नहीं, क्या है तो पॉइंट ये है कि सवाल जब आप देखोगे एग्जाम में, तो व्हाट्स हाउ यू गोइंग टू थिंक व्हेन यू सी दोज क्वेश्चंस, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसका मसला नहीं है एज लॉन्ग एज मैंने उस डेफिनेशन के अंदर कीवर्ड्स लिखे हों। जैसे अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख रहा हूँ तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन आना चाहिए, अभी तो ऑब्वियस है। या तो फिर यूँ लिख दूँ कि व्हेन अ पर्सन गोज एंड बाय वन थिंग एंड दे आर नॉट गोइंग टू बाय द अदर थिंग, तो ये मुझे 2 मार्क्स से नहीं मिल सकते। कीवर्ड्स आने चाहिए, अब वो वर्ड्स तुम चेंज कर सकते हो। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज़ नॉट डन बाय चूजिंग अनदर, मेकिंग अनदर डिसीजन, ये होता है ना। ये नहीं सोचो कि इंग्लिश अच्छी बोल रहा हूँ, बिजनेस का वर्ड अच्छा बोल रहा हूँ, बस डिफरेंस है।
और अभी तुम सेक्शन बी की तरफ प्लानिंग करो। मैंने क्वेश्चन रीड किया ना, यार गुड यार। वैसे कि पिछले स्लॉट में एक मसला आया था, सिर्फ मैं देख रहा था, आप लोग को ऑब्जर्व कर रहा था साथ साथ। इसमें किसी ने नहीं किया, विच इज़ गुड, कि 10 मिनट का जो टाइम है उसको मैं 10 मिनट समझ के करूँ। पिछली दफ़ा बस एक गलती की थी स्लॉट में जिस बच्चे ने, मैं खाली शेयर इसलिए करूँ ताकि पता हो कि वो जो एग्ज़ाम टाइम के अंदर जो 10 मिनट होता है ना, उसको हम जनरली फिर इंपॉर्टेंस कम भी देते हैं कभी कभी, क्योंकि चल थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, शायद टाइम बच जाएगा। सही, शायद चल ये प्लान तो हो गया, 5 मिनट कम में कर लेते हैं काम, राइटिंग टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। 10 मिनट मीन्स 10 मिनट आपको उसमें सुकून से सोचना है। और जैसे ही क्वेश्चन आपने रीड किया ना, तो आपके माइंड में जो सबसे पहले थॉट आना चाहिए था, जैसे ही मैंने बोला ना प्लानिंग स्टार्ट करो, या जब आप लोग 2 मई को स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट थॉट दैट शुड हैव पॉप्ड अप इसके, अच्छा है इसका जो पार्ट बी है, इसके पार्ट बी में जो 5B है उसमें क्या इंडस्ट्री कौन सी दी हुई है? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। और 6B के अंदर दिया हुआ है केक मैन्युफैक्चरिंग। सबसे जो पहला थॉट आपके माइंड में आना चाहिए था कि यार सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री देख लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। क्वेश्चन अगर रीड पहले करो, मसला उसमें भी नहीं है, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड हैव और आई वुड हैव बीन डूइंग कि मैं उसमें देखता अच्छा रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही मेरे माइंड में एक रेस्टोरेंट बनना चाहिए। जिस रेस्टोरेंट में आप कभी भी गए हो, कोलाची रेस्टोरेंट में अगर गए हो, तो कोलाची रेस्टोरेंट के अगर मैं, क्या आपको कोलाची रेस्टोरेंट नज़र आ सकता ही हूँ? विजुअलाइज कर सकते हैं, नज़र आ रहा है? वेटर घूमते हुए, मैनेजर आता है सीट पे, सर सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना अच्छा लग रहा है, क्या वो सब पूरा जो रेस्टोरेंट चल रहा है, क्या उस पूरे रेस्टोरेंट के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस लगा सकते हैं? पूरा लगा सकते हैं। एक तो मुझे रेस्टोरेंट नज़र आना शुरू, क्या उस रेस्टोरेंट के पीछे भी कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कुछ वेटर्स काम कर रहे हैं, कुछ वो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो उन सब, ये तो फ्रंट एंड है, बाकी शेफ़ लोग काम, जो शेफ़ पीछे स्टाफ काम कर रहा है, फिर उसके बाद क्या उसके अलावा बैक एंड पे भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि उसका जो फाइनेंस का हिसाब किताब होता होगा, कोलाची के रेस्टोरेंट का कोई फाइनेंशियल हिसाब किताब होता होगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसे लग रहे हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता होगा जिससे हम इंग्रेडिएंट्स खरीदते होंगे, उससे हम पेमेंट्स करते होंगे, यूटिलिटीज़ पे करते होंगे, पूरा कुछ फाइनेंशियली भी हिसाब किताब चल रहा होता होगा। और ख़ुद तो नहीं होता होगा, देयर मस्ट बी अ फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्किंग बिहाइंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ऐसे ही ना। और इसके अलावा फिर मार्केटिंग स्टाफ भी होगा। मार्केटिंग के अंदर वो सोचते होंगे कि कोई नई मील इंट्रोड्यूस करनी है, उस नई मील को हम मेन्यू कार्ड पे कितनी प्राइस पे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको प्रमोट कैसे करेंगे, सोशल मीडिया का कौन सा पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए फूड पांडा के ऊपर जो फूड की लिस्टिंग हुई हुई है उसकी किस तरह से पिक्चर्स, कौन सी पिक्चर उधर लगानी है, ये खुद नहीं हो जाता, ये कोई ना कोई बैठ के सोच रहा होगा, ऐसे ही ना। और वो जो सारी बातें सोचने के लिए लोग बिठाए हुए हैं, उसके लिए जो यूनिट बना हुआ है हमारा, वो बना हुआ है यूनिट 2। फिर उनसे जो मार्केटिंग रिलेटेड काम के लिए जो इंसान काम कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, दैट्स 3। और फिर उस रेस्टोरेंट की सफाई सुथराई, टेबल्स किससे ख़रीदनी है, नई टेबल्स ख़रीदनी है उनको। अभी बीच में मैंने बताया, पढ़ाते हुए बोला था कैपेसिटी शॉर्टेज का मसला था, तो उन्होंने बोला एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपेंशन के वक्त कौन सा बराबर वाला ही सेटअप खरीद लेना है और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर वो कैपेसिटी का चैप्टर एक तो रेस्टोरेंट में चले गए। और दूसरा फिर केक मैन्युफैक्चरिंग। तो अब केक, कोई केक नज़र आ रहा है आपको? चॉकलेट केक, पाई इन द स्काई, चॉकलेट लावा समथिंग, कुछ फील हो रहा है? आ रहा है? क्या वो केक हमेशा खुद ब खुद केक बन जाएगा? नहीं, खुद नहीं, उसके पीछे भी कोई प्रोसेस होगा, उसके पीछे भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, उसके भी जो, अगर पाई इन द स्काई तो बॉक्स लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का होगा, उस पर वाइट कलर का लिखा होगा, यूँ क्लाउड टाइप कुछ बना हुआ होगा। वो सब चीज़ें सोचने के लिए मुझे सब लोग चाहिए, और वो लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि तुम एक काम करो, एम्प्लॉय रिलेटेड मसला संभालो सारा, HR, मार्केटिंग, तुम जो है वो सारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन संभाल लो, कस्टमर देख लो। क्या मेरी सिचुएशन में यहाँ भी पूरा सिलेबस लग सकता है? ये यहाँ भी लग सकता है। मेरे पास भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, क्या मुझे उन इंसानों की नीड्स का ख्याल रखना होगा? ह्यूमन नीड्स होंगी, क्या मैं उनको मोटिवेटेड ये भी तुम्हारे सामने मोटिवेटेड रखना चाहूँगा? मोटिवेटेड क्यों रखना चाहूँगा? क्योंकि वो अगर अच्छे से काम होगा तो अल्टीमेटली आई कैन डू माई जॉब बेटर, एंड if I want to make sure that if I want to motivate that guy, then I need to make sure कि उसकी क्या नीड्स हैं और उसको क्या ज़रूरत है, और फिर उसकी ज़रूरत को मैं उस हिसाब से अपने रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को यूज़ करके वो उसकी नीड की तरफ मैं टारगेट करूँगा। अगर उसकी सिक्योरिटी नीड्स का मसला है, मुझे लगता है कि उसके पास नौकरी पक्की नहीं है, तो फिर मुझे शायद अब्राहम मैस्लो का जो वो सिक्योरिटी नीड वाला पॉइंट था वो सबसे पहले, अब उस सिचुएशन में उसको मैं बोलूँ नहीं तुम आ जाओ, उसके पास नौकरी भी पक्की नहीं है, और मैं उसको आके बोलूँ आ जाओ तुम काम करो, मैं तुम्हें सर बोलूँ, तुम्हें भी सर ही बोलूँगा, बहुत इज्जत होगी, बच्चे भी तुम्हें बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, सर सर बोलेंगे। तो बोलेगा ठीक है भाई, रिस्पेक्ट अपनी जगह, पहले कुछ नौकरी तो पक्की हो जाए मेरी। अगर मुझे नीड का ही नहीं पता तो हाउ एम आई गोइंग टू कीप दैट गाय मोटिवेटेड फॉर माई कॉज? डिफरेंस समझ आ रहा है? और अब एक सिर्फ मैं सवाल सोचना सिखा रहा हूँ कि जैसे ही सवाल पढ़ूंगा, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू माय माइंड इज यार इंडस्ट्री कौन सी है, और वो इंडस्ट्री को आपको एक्चुअली विजुअलाइज करके जब बात करोगे, वही बातें, एक चीज़ होती है कि आपने आज तक अगर पढ़ा तो सबने सही है मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि हमने याद किया है, और दूसरी चीज़ होती है
कि हमने समझ लिया है कि ओह दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर समझ के बात करूँगा तो लेवल ऑफ आंसर अलग होगा, और अगर क्वेश्चन पढ़ के बस मैं जल्दी से पॉइंट्स, पहली चीज़ मैंने सोची इंडस्ट्री, दूसरा चीज़ मुझे जो सेकंड चीज़ आनी चाहिए, फिर मुझे वो टॉपिक, जैसे 5 के ए पार्ट के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी 5 के अंदर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। अब कॉस्टिंग वाला चैप्टर कुछ शुरू हो रहा है, और कॉस्ट को उर्दू में हम क्या कहते थे? खर्चे। गुड। यानी कि खर्चों की इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है व्हेन आई ट्राई टू इम्प्रूव माई बिजनेस परफॉर्मेंस। अब इसमें तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्या कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से बिजनेस परफॉर्मेंस का कोई कनेक्शन है? क्योंकि मुझे खर्चों का पता होगा तो फिर मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस, आज तक जो हमने पढ़ा है या अभी तक पूरा जो सिलेबस, अजम्पशन है कि सिलेबस तो पढ़ा हुआ है, तो जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा क्या है पता है? आज तक हमने पढ़े हैं बिजनेस डिसीजंस। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट डिसीजंस दैट अ बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड बी टेकिंग। इट कैन बी रिलेटेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग, इट कैन बी रिलेटेड टू द कस्टमर्स, व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। वी हैव मेड द डिसीजंस कि यार कितनी कैपेसिटी, क्या लोकेशन तो नहीं पढ़ा हुआ A2 में, लेकिन कितनी कैपेसिटी, उसके अलावा और क्या पढ़ा है? इन्वेंट्री कितनी रखनी है, प्रोडक्शन मेथड कौन सा चलाना है, लेबर इंटेंसिव जाना है, कैपिटल इंटेंसिव जाना है, ज़्यादा सस्टेनेबल कैसे होना है, बजट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, इंक्रीमेंटल करना है, कैश फ्लोज का क्या सीन है, ये सारे पढ़े जो आपने हैं वो पढ़े गए हैं। बिजनेस डिसीजंस, यू हैव स्टडीड दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिसीजंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू टेक रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, रिलेटेड टू कस्टमर्स, रिलेटेड टू देयर ऑपरेशंस एंड रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल्स। पॉइंट्स में जाता है, यानी कि उसको मैं उस नज़र से देखना शुरू कर दूँ। पहली बात, पहुँच गए सारे। और फिर 2:30 till 2:40 आपका ये प्लानिंग टाइम जाएगा, और 2:40 till 2:50, 2:40 till 2 कैसे जाएगा? 2:40 till 3:15 जो है वो आपके पास राइटिंग टाइम होगा फॉर सेक्शन नंबर बी। आइडियली आपने 10 मिनट रुके, सबसे पहले आपने इंडस्ट्री सोची, इंडस्ट्री सोचने के साथ आपको पहली चीज़ क्लिक करेगी कि अच्छा रेस्टोरेंट वाली इंडस्ट्री के बारे में लिखूं या केक के बारे में लिखूं। अब दोनों इंडस्ट्रीज ईजी हैं टू बी ऑनेस्ट। कभी अगर ऐसा कुछ आ गया सॉफ्टवेयर हाउस, अब सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है? अगर सॉफ्टवेयर हाउस ये होता है जो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको सॉफ्टवेयर हाउस का कुछ इतना आइडिया ही नहीं है, और फिर भी अगर मैंने वही सवाल सेलेक्ट कर लिया और मैं भले नॉलेज बहुत अच्छी लिख लूँ भले, तो भी मैं उसके अंदर कहानी अच्छी नहीं कर सकता, समझ आए? क्योंकि मैं फिर रट्टा तो लिख दूंगा लेकिन आई डोंट नो व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक। पॉइंट समझ आ रहा है? या तो फिर इसका एक बेस्ट तरीका है जो मैंने तुम लोग को भी बताया था, वीडियोस भेजी थी यूट्यूब की, अच्छी सी मोटिवेशनल वॉइस नोट बना के भेजा था ना। मैंने कहा था कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग पे काम कर लो। मैंने क्या कहा था उसमें कि वीडियोस देख देख के आप इंडस्ट्रीज़ की आखिरी का दिन जो है उसमें इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि मैं वापस वही चीज़ें पढ़ता रहूँ और वही चीज़ें वापस फ़ायदा नहीं है। मुझे बताओ कि अगर पुरानी एग्जाम्पल, यही लेम से एग्जाम्पल है, चलो मुझे बताओ रेड लाइट पे गाड़ी को रोक देना होता है या चलाना होता है? रोक देना होता है कि चलाना होता है? यही तुम्हें याद है? बताओ कौन सी बुक में पढ़ा था? याद नहीं है, ये बातें आपको पता हैं। जब आपको कोई बात पता होती है तो आप वो अलग होता है बच्चा, किसी को बात याद करनी पड़ी वो बच्चा ही अलग होगा। डिफरेंस है, समझ आया? मैं लिखूँ कि इन द रूल बुक ऑफ ट्रैफिक एंड इट, अबे क्या बस सिंपल बोल के सीधा चलना नहीं चलना। जब लंबी करने की कोशिश करूँगा ना तो वो खुद ख़राब हो जाएगा, समझ आ रहा है? इसका मतलब कि नॉलेज नहीं चाहिए बट वो सिर्फ सेक्शन ए साइड पे शायद आई थिंक ज़्यादा चाहिए, बाकी सेक्शन बी में आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब एक बच्चे का आंसर यूँ पढ़ रहे होते ना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, वहीं पे पता चल जाता है कि ये बच्चा रट्टा लगा के आया हुआ है या समझ के आया हुआ है। और अगर आपने बिजनेस सब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन के बाद आके ले लिया है तो लेने का कोई मकसद होगा सब्जेक्ट वाले? क्या एग्जामिनर ने अगर इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम बनाया और पूरी दुनिया में बोर्ड चला रहा है तो कोई मकसद है उसके बोर्ड चलाने का? उसका मकसद ये होगा कि एक बच्चा अगर बिज़नेस पढ़ता है तो वो बिज़नेस वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाए, और उसको फिर कल को अपना भी बिज़नेस करना हो या कहीं भी जाके नौकरी करता हो तो उसको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन हो, उसको पता हो कि वो क्या करे, रादर देन के बुक का रट्टा लगाए और आके लिखते बैठ गया। बड़ा फ़र्क है, समझ आ रहा है? तो वो अंडरस्टैंडिंग देनी है कि ओके वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। भले फिर नॉलेज वीक हो बट यू विल बी टॉकिंग बिजनेस, नॉट जस्ट राइटिंग आंसर्स। समझ आ गया? पहुँचे ना? और फिर इसके बाद पेपर 2 पे आओ। देखो पेपर 2 में कितने आपके पास केसेस होंगे इस तरह के? 2। और अगेन सिर्फ मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपके माइंड में पिक्चर बन जाए। और वही बात है 1:45 till 1:55 जो है वो आपका जो वार्म अप टाइम होगा, ये पिक्चर आपके माइंड में बननी चाहिए कि आपके पास एक केस होगा, तकरीबन कितने पेज का होगा? तकरीबन 1 पेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पर कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास? 4, A, B, C एंड D। क्या ये स्ट्रक्चर ये भी चेंज हो सकता है? हाँ, ये भी चेंज हो सकता है, सही है, लेकिन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। A पार्ट 1 कितने मार्क का होगा? देख लो 1 मार्क, उसमें आपसे वो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करवा रहा होगा। A पार्ट 2 कितने मार्क्स का है?
3 मार्क्स, उसमें एक्सप्लेन द टर्म दिस एंड दिस। उसका रूल क्या था? 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन दिस सिचुएशन। पहुँच गए, है ना? और टोटल ये एक केस करने के लिए कितना टाइम अलाउड है? 45 मिनट्स। टोटल कितना लिख लो, अगर याद नहीं रहता अब तो याद रहेगा मेरे ख्याल से। और इस तरह के कितने केसेस हैं मेरे पास? 2। और 1 आवर कितना टाइम है? 30। और 1 आवर 30 मिनट्स में मुझे, अच्छा मेरी पोजीशन स्टूडेंट नहीं है, एग्जाम में जब मैं बैठा हूँ तो स्टूडेंट तो हूँ ही, लेकिन आई बी एन एडवाइज़र, बिजनेस एडवाइज़र। और बिजनेस एडवाइज़र ये होता है कि समझो जैद मेरे पास आया और जैद ने बोला कि ये मेरा फार्म है और इसमें मेरे पास कुछ फ्रूट पिकर्स हैं और उनकी यही सिचुएशन है कि हम एप्पल्स, बनानाज और स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर काम करते हैं और हमारा, अभी मुझे स्टोरी सुना रहा है, यूँ समझ लो ये मेरा क्लाइंट है, मैं एडवाइज़र हूँ, और अगर मैं अच्छा एडवाइज़र बनना चाहता हूँ तो मुझे उसकी पूरी बात सुननी चाहिए और उसको फिर उसकी सिचुएशन के हिसाब से बात करके मुझे आगे बात बढ़ानी चाहिए, या यूँ हवा में देख के बात करता हूँ, तो फिर डिफरेंस है। और इसको, इस क्लाइंट को मैंने कितने मिनट का टाइम दिया? 45 मिनट्स, दैट्स इट। यानी कि 45 मिनट्स के बाद बोलूँगा सर आपका टाइम पूरा हो गया। और यानी कि 2 till 2:45 इज़ द, अच्छा ये अभी क्यों बता रहा हूँ वही बात कि अगर आप घड़ी देखते हो एग्ज़ाम के बीच में, आपको पता चल जाना चाहिए कि कहीं मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया, अगला क्लाइंट मेरा बाहर बैठ के वेट कर रहा है, तो उसको भी मना नहीं कर सकते। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के उसको कम इंपॉर्टेंस दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा। मेक सेंस? पहुँच गया ना? और केस रीड को 10 मिनट है। केस रीड करने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट होंगे। 5 मिनट कोशिश करो, 5 मिनट सही है। केस एक दफ़ा रीड करो फिर आगे बात शुरू करता हूँ, 1 मिनट और करूँगा, लेकिन जस्ट रीड, भले रीड किया हुआ है कोई बात नहीं, बट एक दफ़ा जल्दी से वापस रीड कर लो ताकि फिर 1 आवर 30 पेपर 2 1 आवर 30। ये तुम्हारे पास एक पेपर 1 बना हुआ है, एक पेपर 2 बना हुआ है। गुड, क्या बात है, कुछ आप बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ सही। रीड कर लो एक दफ़ा केस। अभी मैं दे रहा हूँ आंसर्स, एक दिन रुको। अच्छा बात सुने, पढ़ लिया आपने? अबे यार फ्रूट फार्म्स है ना, फ्रूट फार्म्स इज, क्या फार्म आपको नज़र आ रहे हैं? कोई आ रहे हैं माइंड में? नज़र आ सकते हैं सबको। अब क्या वो फार्म एक रियल लाइफ चीज़ है? रियल लाइफ चीज़ है डेफिनेटली। क्या वहाँ भी एम्प्लॉइज़, इसने किन एम्प्लॉइज़, पिकर्स, फ्रूट पिकर्स की बात की है, तो वो भी एक हिस्सा हमारे और आपके जैसा एक इंसान है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्या उसमें भी हमारा, अब सुनेंगे आप, उसमें प्रॉब्लम भी मेन आई थिंक एम्प्लॉय रिलेटेड ही चल रहे हैं ना, मोटिवेटेड नहीं है, फिर वो इंडक्शन हमने, अच्छा इंडक्शन का मतलब पढ़ते ही जो है ना, बहुत ही, अगर आप बहुत ही लेवल अप, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के अंदर आप ये ढूंढ लें, लेकिन मैं सिर्फ सोचना सिखा रहा हूँ कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हो तो रीडिंग के अंदर भी वो विजुअलाइजेशन पावर, अगर आप वो फोकस का थोड़ा सा गेम है, कुछ बच्चे बार बार फोकस लूज़ कर जाते हैं रीडिंग के वक्त, लेकिन अगर मैं लिटरली फार्म को देख के, मतलब लिटरली रीड कर रहा हूँ, मोटिवेशन अमंग द फ्रूट पिकर्स इज, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ टेबल के बाद वाला, मोटिवेशन अमंग द फ्रूट पिकर्स इज़ पुअर। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं है। जैसे मेरी सिचुएशन में, माई एम्प्लॉयज़ आर नॉट वेरी हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, दैट्स, ये वाली कहानी उसके लिए चल रही है। तो क्या इसको मैं रियल लाइफ अपनी सिचुएशन में भी फील कर सकता हूँ? या ये समझ लेना, अगर और अच्छा फील करना है तो ये मेरा बिजनेस है, मेरा फार्म चल रहा है, मैं उसकी बात कर, तो और ज़्यादा आप उसके इसमें चले जाएंगे। अब पुअर इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉइज़, पुअर इंडक्शन का मतलब है कोई नया फार्मर आता है तो उसको हम ज़्यादा वेज ऑफ वर्किंग नहीं बताते होंगे, या उसको नहीं बताते होंगे कि आपको कहाँ काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, कैसे काम करना है, तो इससे उस इंसान के ऊपर कुछ बीतेगी। वो इंसान बोलेगा कि क्या यार क्या कर रहे हो, क्या करना, गलती हो रही है, फिर मैं उसको सुनाऊँ भी तो फिर वो उसने मतलब मेरी क्या गलती, और बिल्कुल जेन्युइन मसला ये। तो फिर उसके बाद और क्या प्रॉब्लम्स हैं? एंड नो इनकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्केलिंग एंड ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। अच्छा ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल आपने कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर कौन सा था? अच्छा बल्कि शुरू से शुरू करता हूँ। अगर इन चैप्टर्स का कोई नाम रखा हुआ है, सुने सुने, मस्ती करके दोस्ती खराब ना करें, रिमाइंडर। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका नाम पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन रखा है तो क्या इस नाम रखने के पीछे भी कोई मकसद है? क्या आपका मेरा नाम रखा था बचपन में तो कोई वजह थी, या बस रख दिया, रख दे कोई भी नाम, ऐसा तो नहीं होता होगा, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। यूनिट 2 का क्या नाम रखा हुआ है? पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, सही है।
पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसान काम कर रहे हैं उन इंसानों से रिलेटेड जितने मसले हैं, दैट इज़ फॉर यूनिट नंबर 2। उसमें जो मेरी सिचुएशन सोचते रहो, आप समझ आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंडर, आप लोग की बात नहीं हो रही, आप भी पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ही हो, लेकिन यू गाइज आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, यू गाइज आर नॉट इंटरनल, यू आर हेयर फॉर द सर्विस एंड देन यू विल गो। मैं हूँ यहाँ पे इंटरनल स्टेक होल्डर, या कोई एम्प्लॉई है तो वो है इंटरनल स्टेक होल्डर। और इंटरनल स्टेक होल्डर से रिलेटेड भी एम्प्लॉय से रिलेटेड के लिए जो यूनिट बना है उसका नाम क्या है? पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। और उन इंसानों को क्या अगर मुझे चलाना है तो क्या वो इंसान सब कोलाची को अगर अपने 2000-3000 बंदों को चलाना है तो क्या वो खुद चल जाएंगे? खुद तो नहीं चल सकते। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं हर बंदे के ऊपर सही से नज़र भी रख, हर 2000 बंदों पे नज़र रख सकते हैं। मेरे 2000 एम्प्लॉइज़ों में सबको जाके मिल सकता हूँ? नहीं हो सकता। आई नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस कि द पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी इन माई ऑर्गेनाइजेशन आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स माई गोल। माई एम्प्लॉई शुड बी विलिंग टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स माई गोल। और उसके लिए फिर मुझे कितनी बातों का ख्याल रखना है? 3, कि आई मैनेज दैट स्टाफ इन अ प्रॉपर वे। आई try to ensure that I keep them motivated at work, and for that I'll have to have a look on their needs कि उनकी क्या ज़रूरत है। उनकी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, उनकी स्टीम नीड्स होती हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स इंसान को मोटिवेट करती हैं? फिजियोलॉजी, तुम लोग को अगर मैं बोलूँ कि जॉब देता हूँ, आ जाओ, खाना दूंगा 2 वक्त का, आ जाओगे? हाँ, बहुत मज़ा आएगा, खाना खाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग सुनो, आप मुझे देखना पड़ेगा। अगर मुझे तुम लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट पे रखना है, मैं तुम लोगों को बुलाया इंटरव्यू पे, सुनो मैं सीरियस समझाना समझ आ जाएगा। मजाक करने का हक मेरा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। मुझे देखना पड़ेगा इंटरव्यू के दौरान कि वो इंसान जो मेरे सामने बैठा है वो कौन सी नीड्स पे करंटली है। अगर उसकी अगर हम बिल्कुल ही, अगर इनकम लेवल लो बंदे से मैं लेकर आ रहा हूँ किसी को, तो शायद उसके लिए वो बात सही होगी। लेकिन यहाँ पे शायद वो बात डिफरेंट है क्योंकि उसकी नीड अलग है। और यही बात जो है वो कौन सिखा रहा था? मैं, अब्राहम मैस्लो। और जो थ्योरिस्ट हैं हमारे पास, मोटिवेशन थ्योरिस्ट, क्या वो भी हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हैं? बिल्कुल। बस उन्होंने अभी पढ़ ज़्यादा लिया है और उन्होंने ज़्यादा लोगों को देख लिया है और उन्होंने अपने जो आइडियाज़ दिए हैं उन आइडियाज़ को कहते हैं थ्योरीज़। अब शायद अगर कोई तुम लोग में से कल को इंशाल्लाह PhD बिज़नेस कर लेगा तो तुम लोग भी हो सकता है इतने बड़े बड़े बिज़नेस चलाओगे और इतने सारे लोगों को देखोगे, तो उसमें हो सकता है तुम भी आइडिया दो कि इस माइंडसेट से अगर आप लोगों को चलाते हैं तो अच्छे चल सकते हैं। तो उनके माइंडसेट्स और उनके आइडियाज़ को हम कहते हैं थ्योरीज़। और इस तरह के कितने इंसानों के आइडियाज़ हमें पता होने चाहिए? 6। जिसमें FW टेलर ने बोला था कि हर काम को करने का, सुनो मुझे पता है आपको मत पता है, बट स्टिल गेट द अंडरस्टैंडिंग। FW टेलर जो था उसने कहा था कि देयर इज़ अ साइंटिफिक वे टू डू अ सर्टेन जॉब एंड यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द फास्टेस्ट वे टू डू दैट जॉब एंड देन यू ट्रेन। जैसे अगर पाई इन द स्काई में हम केक बना रहे हैं तो किसी भी, यहाँ पे शायद मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी नहीं लगा सकता क्योंकि देयर कैन नॉट बी अ फास्टेस्ट वे टू टीच दिस एंड दिस। हर तरीका अलग हो सकता है, हर बंदे का तरीका अलग हो सकता है। ऐसे तो नहीं कह सकता 10 टीचर को लाइन में खड़ा करूँ, बोलूँ ये फास्टेस्ट तरीका है, करो ऐसा नहीं हो सकता। बट फॉर केक मैन्युफैक्चरिंग दिस कैन वर्क। कि केक को अगर आप जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हो तो आप पहले उसको इस तरह से मिक्स करो, आप इसको इस तरह से अवन करो, फिर अवन के बाद इस तरह से पैक करो, तो 20 मिनट के अंदर केक तैयार है, प्रॉब्ली आधे घंटे के अंदर केक तैयार है। और फिर ऑन एवरी केक यू मेक आई विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट विच इज़ नोन एज पीस रेट। तो ये मैंने टेलर की थ्योरी। अब मुझे अगर लगता है कि टेलर बंदा अच्छा, मुझे मेरी सिचुएशन में लगता है आई माइट यूज़ हिज आइडियाज़ एंड आई माइट नॉट यूज़ हिज आइडियाज़ इफ मुझे बाकी के लोग अच्छे लग रहे हैं। आई कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ अब्राहम मैस्लो। उसने क्या कहा था, उसके क्या आइडियाज़ थे कि यार हर इंसान की 5 तरह की नीड्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल, देन सिक्योरिटी, देन सोशल, देन एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे ही था। और उसने, अब्राहम मैस्लो ने ये सिखा, मेरी आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बैठे, समझने के लिए बैठे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिचुएशन में अब्राहम मैस्लो का आइडिया यूज़ करूँ तो आई नीड टू हैव अ लुक ऑन माई एम्प्लॉई एंड आई नीड टू हैव अ सी कि वो कौन सी नीड्स पे है, और फिर मैं अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में से कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स बनाऊँ जो उसकी वो वाली नीड को पूरा करे। अगर मुझे लगता है कि उसकी सिक्योरिटी नीड्स का मसला है तो मैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करूँ। अगर मुझे लगता है कि उसकी एस्टीम नीड्स का मसला है तो मैं उसके लिए डेलीगेशन और कुछ इस तरह की बातें करूँ ताकि मैं उसको डिसीजन मेकिंग पावर दूँ। और आई विल टेल दैट पर्सन कि यार तुम खुद डिसीजन लो, तो वो इंपॉर्टेंस फील करेगा। उसकी वो वाली नीड जो थी एस्टीम नीड्स, वो नीड्स पूरी होंगी और फिर वो खुश होगा। उसको नहीं पता कि मैंने उसके साथ क्या किया, लेकिन मैंने उसके साथ यही किया, मैंने अब्राहम मैस्लो का आइडिया यूज़ किया। दैट्स इट। पहुँच गए सारे?
और थर्ड बंदा था फ्रेडरिक हर्सबर्ग, और उस बंदे ने जो आइडिया दिया था उसने कहा था कि हर एम्प्लॉय की दो तरह की नीड्स हो सकती हैं, एक को कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक को कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स। उसने कहा था कि हर एम्प्लॉय की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो रेगुलरली उसको आपको देना पड़ती हैं, और कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो वन ऑफ, जैसे ये प्रोजेक्ट के लिए चीज़ों का होना, सफाई का होना, क्लास का टाइम पे होना, स्टूडेंट्स का आ जाना, दैट वाज हाइजीन। अगर यही नहीं होता, फोटोकॉपीज़ ही नहीं होती, सब कुछ ऑफ चल रहा होता, तो फिर तो वो भी बोलता है यार आप सर खुद तो क्लास शुरू नहीं कर रहे, अब मेरी क्या गलती। दैट्स हाइजीन, देन ही हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद ऑल दोज थिंग्स। एंड मोटिवेशन क्या होगा कि पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद मैंने फिर कोई गिफ्ट निकाल के दे दिया, यार गुड यार व्हाट अ प्रोजेक्ट, क्या दैट्स अ मोटिवेशन कि चलो यार वन ऑफ चीज़ है, हर रोज़ गिफ्ट नहीं देने होते, बट ऐसे फैक्टर्स को क्या कहते हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स। ऐसे समझना क्यों ज़रूरी है कि जब मैं फ्रूट पिकर्स की बात कर रहा हूँ तो आई शुड नो व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रादर देन अब्राहम मैस्लो द थ्योरिस्ट एंड ही सजेस्टेड 5 थ्योरी। बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। पहुँच गए मेरे ख्याल से क्या कहना चाह रहे हैं। और चौथा बंदा कौन था, एल्टन, स्पीड बढ़ाऊँ, सही है, स्पीड कंट्रोल्ड, एल्टन मेयो ने क्या कहा था, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, और उसने कहा था फिजिकल वर्किंग कंडीशन से ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, नॉट पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके काम को अगर सही करना है तो यू नीड टू नो दैट व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग, और उस पर्सन की कोई ज़रूरतें हैं, कोई मसला है, तो उसको रिलेशंस वाला फील आना चाहिए रादर देन कि उसको बस काम करके बस काम करो निकल, तो बड़ा फ़र्क हो जाएगा। और उसके लिए फिर उसने एल्टन मेयो ने एक बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया था वर्क लाइफ बैलेंस। गुड, तालियां बजाएं अपने लिए। वर्क लाइफ बैलेंस याद है? हंस क्यों रहे हो तुम लोग, रोने की बात है। वर्क लाइफ बैलेंस का वर्ड टेलर ने कौन सा दिया था मेनली, पीस रेट। प्लीज़ ऐसा नहीं करें, मैं कुछ हो जाएगा मुझे, अभी मैंने तारीफ करी थी तुम लोग की। पीस रेट दिया था टेलर ने, और एल्टन मेयो ने दिया था वर्क लाइफ, फ़ोन छोड़ दो माहीन तुम, एल्टन मेयो ने दिया था पीस रेट मेनली, सही है। और फिर पांचवा बंदा था आपका मैकक्लेलैंड की थ्योरी का नाम था मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, और उसने समझाया था कि आप हर इंसान 3 तरह के माइंडसेट्स का हो सकता है। कुछ इंसान होते हैं, डिस्ट्रैक्शन ही करना मुस्तफा प्लीज़ ही करें, चुप, अगर दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का हेड डाउन कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बराबर वाले को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, सही है। उसने कहा था 3 तरह की नीड्स होती हैं, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। एंड उसने फिर कहा था कि आप इंसान को देख के चेक करो, इंटरव्यू करके चेक कर लो। इंटरव्यू करके चेक किया जा सकता है, ईजी है। अगर मेरे सामने कोई नया बंदा है, मैंने 2-4 सवाल ही फेंकने, क्या करना है, मैंने उसको बोला कि यार दोस्तों में कितना जाते हो, तफरी करते हुए बोलूँगा, कुछ बता के थोड़ी बोल रहा हूँ कि दोस्तों के बारे में पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि दोस्तों में आउटगोइंग बंदा ज़्यादा है या ज़्यादा घर पे बैठने वाला इंसान है, सोशल इंसान है, इंट्रोवर्ट इंसान है, एक्सट्रोवर्ट इंसान है। सो उसको 2-4 सवाल चेक करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि उसकी क्या नीड्स है। मेन चौड़ा है या समझ आए, 2-4 सवाल में पता चल जाएगा। चौड़ा है तो इसका मतलब वो मैकक्लेलैंड के हिसाब से वो पावर वाली नीड है उसके अंदर, और फिर मैं उसको बातें ऐसी करना शुरू कर दूंगा, यार मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं, मैं अपने आप को ही चेंज कर दूंगा, उसको लगेगा कि ये भी मेरे जैसा ही है, मैं खेल दूंगा उसके साथ, समझ आया। सच बता रहा हूँ, यही होता है इंटरव्यू का मकसद। आपको जानना नहीं होता, आपकी डिग्री पूछना नहीं होता है, उसको पहचानना होता है, और फिर उसको रिवॉर्ड्स आप उसके हिसाब से सेट करके देते हो। पहुँच गए सारे। और ये वाली सारी कहानी आपने पढ़ी थी कौन से चैप्टर में, मोटिवेशन, और मोटिवेशन का सीधे साथ मतलब ही समझ गए। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जितनी भी टीचिंग का काम चल रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि उन सारे कामों की मैं मैनेजमेंट अच्छी चलाऊँ, ये फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास आई या ये जो आंसर्स अभी आए, क्या ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो गया था? कुछ खुद तो नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी प्लानिंग, क्या करना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है, बहुत सारे कमांडिंग एंड बहुत सारे डिसीशंस, फिर वो सारे अगर अलाइंड थे तो ये सब चीज़ें शायद नॉर्मल चल रही हैं। और ये नॉर्मल सब कुछ चलता रहे, उसके लिए फिर मुझे अगर मुझे मुझे खुद तो सब कुछ नहीं आता, कोई गुरु तो नहीं है, सब कुछ खुद ही सब कुछ आ जाएगा। सीखने के लिए फिर मैं मैनेजमेंट थ्योरीज का पार्ट वो ले सकता हूँ, उनका ओपिनियन, उनके आइडियाज़ को पढ़ सकता हूँ, जिसमें 3 बंदे थे, याद आ रहा है। अगर मैं अब समझ आएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेटेड रखूँ, तो आई कैन यूज़ द आइडियाज़ ऑफ 6 डिफरेंट पीपल। इफ़ आई वांट टू मेक श्योर दैट आई मैनेज माई वर्क वेल, देन आई कैन यूज़ द आइडियाज़ ऑफ 3 डिफरेंट पीपल, जिसमें से एक बंदा था, उसका नाम था हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने कहा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं चाहता हूँ, अब समझ आए, पूरी लाइन सुनना, अगर मैं चाहता हूँ, या वो फार्मर्स वाला जो भी बिजनेस है, या कोलाची चाहता है, या पाई इन द स्काई चाहता है कि अपना काम अच्छे से मैनेज करें, तो हेनरी फ्योल ने कहा था आपको कितनी चीज़ें करना होंगी, 5। आपको अपने सारी चीज़ों को प्लान्ड प्रॉपर्ली रखना होगा, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखना होगा,
you have to coordinate with photocopier and the employees and the staff and the this. कंट्रोल्ड रखना होगा, कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो कोई डिसीजन शायद लेना। मैं बताता हूँ, अभी स्लॉट 1 शुरू हो रहा था, फोटोकॉपी लेट हो गई थी, तो मैंने क्या किया, फ़ौरन से बोला कि यार ये 50 प्रिंट आप एक्स्ट्रा निकाल दें प्लीज़ जल्दी से। यू माइट हैव टू टेक डिसीजंस कि यार चलो जल्दी से करो वरना चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आ सके। एंड यू माइट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। स्टूडेंट्स को कल रात को अचानक से मुझे लगा कि स्लॉट्स में बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, अचानक से स्लॉट्स चेंज करने पड़े, डिसीजंस होते हैं ना ये, समझ आ रहा है? ये वही मैं हेनरी फ्योल, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं हेनरी फ्योल ही यूज़ करता हूँ और तुम लोग भी कल को यही कर सकते हो, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या कहा था, रोल्स ऑफ, यानी कि अगर मैं खुद एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूँ तो हेनरी मिंट्सबर्ग का आइडिया लूँ और मैं उसके 10 रोल्स पे नज़र घुमाऊँ और वो 10 काम हैं जो मुझे शायद इन डिफरेंट सिचुएशंस करना पड़ेंगे इफ़ आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर फॉर माई एम्प्लॉय। आई हैव टू बी अ फिगर हेड, आई हैव टू बी अ गुड लीडर, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई लाइज ऑन। ये समझ आ रहा है? और ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कल को कोई भी बिजनेस में आपके पास क्वेश्चन आता है कि यार बताओ हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या रोल्स बताए थे और रेस्टोरेंट के अंदर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के बारे में आपको कोई भी शक्ल देख लेना, कोई आज तक अंकल आपकी टेबल पे आया हूँ पूछने के लिए, उसकी शक्ल याद तो नहीं हो सकती लेकिन विजुअलाइज कर लेना, अच्छा है अंकल आए होंगे, उनके क्या रोल्स होने चाहिए। ओह ही नीड टू बी अ गुड फिगर हेड फॉर ऑल ऑफ द वेटर्स, ही नीड टू बी अ गुड लीडर सो टीम लेके चल सके, तो वो लिखने की क्वालिटी ऊपर हो जाएगी। मसला है इसमें, रट्टा लगाना पड़ेगा। और तीसरा बंदा कौन था? मैकग्रेगर। और मैकग्रेगर ने तो बताया था थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, नहीं बताया क्या था, 2 माइंडसेट्स, 2 अप्रोचेस होती है, 2 अप्रोचेस। क्या वर्ड है? जैसे मैंने आपको अभी शुरू में आते ही बोला कि 10 मिनट की आप प्लानिंग करें ज़रा अपने लिए कि वो कैसे आप प्लान करोगे, तो मैंने आपको ये सिखाया कि आप अपने एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करोगे। इस तरह मैं अगर अपने स्टाफ की तरफ अप्रोचेस सोचना चाहता हूँ कि मेरे 2 तरह की माइंडसेट्स हो सकते हैं कि आई कैन बी अ थ्योरी एक्स टाइप मैनेजर और आई कैन बी अ थ्योरी वाई टाइप मैनेजर। तो और मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप ऑफ एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा हूँ, वो खुद कितना स्किल्ड है, वो खुद कितना एक्सपीरियंस्ड है, मेरे माइंडसेट पे भी हो सकता है। और आइडियली तो आई शुड हैव अ बैलेंस ऑफ 2, आई शुड बी समवेयर इन सेंटर एंड आई शुड नो कि कब थ्योरी एक्स पे जाना है और कब थ्योरी वाई पे जाना है। पहुँच गए सारे? और फिर उसमें आपने पढ़ा था मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें 3 स्टाइल्स हो सकते हैं, आई कैन बी ऑटोक्रेटिक, आई कैन बी डेमोक्रेटिक, आई कैन बी, 4 होते हैं वैसे तो, लेकिन ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर। ऑटोक्रेटिक क्या होता? वही ऐसे वीडियो बनाओ, चल शाबाश खड़ा हो जा, मैं भी खड़ा हो जा। सेकंड डेमोक्रेटिक क्या होता है? ये भी मेरा स्टूडेंट ही है वैसे, सबको बता चुका हूँ बार बार। डेमोक्रेटिक बार मार्केटिंग करता हूँ उसकी मैं। डेमोक्रेटिक बाद में बताता हूँ उसकी स्टोरी थोड़ी देर बाद सही से। A2 वालों को तो पता है और उसको तो बहुत ही अच्छे से पता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि यार या तो इसको वीडियो को यूँ कर लो या यूँ कर लो। लेजिस फेयर क्या होता? डू वॉट एवर यू लाइक, भाई जो करना है कर, बस मुझे वीडियो अच्छी चाहिए। और पैटर्नलिस्टिक क्या होता? पैटर्नलिस्टिक क्या कहता है? अच्छा ये चले ये कर, दैट्स पैटर्नलिस्टिक। सुनो सबकी बट करो अपनी। और कौन सा लीडरशिप स्टाइल अच्छा है डिपेंड करता है दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स दिस पर्सन इज हैविंग। ऐसे ही ना रियल लाइफ में आ गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। पॉइंट समझ आ गया? और फिर आंसर्स आ गए अब आपके पास, देखें आंसर्स वाली शीट। अलायंसेस होता है कि जब मैं किसी दूसरे बिजनेस के साथ, जैसे मैकडोनल्ड्स का और नेस्ले का अलायंस है कि मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील जो प्रोडक्ट है, नेस्ले उसको अपना माइलो देता है, तो बेसिकली नेस्ले की माइलो की सेल हो जाती है, उसकी हैप्पी मील कंप्लीट हो जाती है, तो विन विन फॉर बोथ। ये एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ में लिख लो। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि फिर मैं मर्जर टेक ओवर में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो मैं अलायंसेस बस कॉन्सेप्चुअली याद रख लो, व्हेन 2 बिजनेसेस अग्री कि यार हम किसी टर्म्स पे काम कर लेते हैं ताकि विन विन फॉर 2। जॉइंट वेंचर तो होता है कि नेस्ले और मैकडोनल्ड्स मिलके कुछ तीसरा शुरू करते हैं, इन्होंने ना मिले हैं ना मर्ज हुआ। यस दैट्स वन। रिडंडेंसी क्या होता है कि भाई आपकी ज़रूरत का तो नहीं है। इनवॉलंटरी तो नहीं होता, वो वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी कहाँ पड़ा है? जैसे वॉलंटरी ये होता है कि मेरी ज़रूरत, मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, मैंने बोला कि यार अब ज़रूरत ख़त्म है, आप बताओ क्या करना है, या मैं अगले साल ये बंद कर दूंगा, अभी छोड़ के जाना है आपको, अगले साल तो मैं निकाल ही दूंगा, आप एक काम करो मुझसे पैसे लो और अभी चले जाओ। इसको कहते हैं वॉलंटरी रिडंडेंसी। वॉलंटरी ही वॉलंटियर्ड फॉर ओके आई एम गोइंग आउट। हाँ, इनवॉलंटरी फिर ये होगा कि बस निकल। एफिलिएशन इज बीइंग कनेक्टेड टू डिफरेंट पीपल, कनेक्टेड टू अदर्स। जनरली अगर मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों में बैठने वाला इंसान हूँ तो मेरी नीड एफिलिएशन की ज़्यादा है। हो गया बेटा, ब्रेक हो गया, ब्रेक, वापस आ जाए।
अच्छा, इसके आप है ना पेपर 1 का जो आंसर्स हैं, उस पेपर 1 के आंसर्स में आप पेपर 1 के जो आंसर्स हैं आपके पास, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन पे जाओ। बातें नहीं करो प्लीज़, बस बात बताऊँ क्लास के एंड में। आप आंसर जो है उस पर 1 सेकंड में सवाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए जो है, इसमें मैं डेफिनेशन सिर्फ रीड कर रहा हूँ, और मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ आपको नज़र आए कि ओके नेक्स्ट टाइम दैट्स हाउ यू एटलीस्ट थिंक। और क्या ऐसा हो सकता है कि हमें एज इट इज़ यही आंसर लिख दूँ जाके? ऐसा नहीं लिखना है, मतलब ऐसा लिख दो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको रीड करके नेक्स्ट टाइम इस सोच के साथ जाके लिखोगे तो वो चाहिए, बस एज इट इज़ वर्ड्स ये नहीं चाहिए। जैसे सुनना, डिफरेंस देखना। Opportunity cost is the next best alternative foregone by making a certain decision, such as a business deciding to launch a new product can have an opportunity cost of entering international markets. ये मैंने क्या किया इस डेफिनेशन के साथ? बस मैंने अपना सिलेबस ही यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया। और जो डिसीजंस मैंने आज तक, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मुझे पता है, द नेक्स्ट बेस्ट। अब इसकी डेफिनेशन लिखता है दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन बाय मेकिंग अ सर्टेन चॉइस, सच एज इफ आई बाय अ मोबाइल फ़ोन देन। अब ये भी कर सकता था, लेकिन वो बहुत लेम और स्टूपिड है, बच्चों वाली बात है। जब आप इतना पूरा सिलेबस पढ़ के बैठ के एग्जाम दे रहे हो, कोई पहली दफ़ा चैप्टर नंबर 1 तो नहीं पढ़ेगा उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। भाई पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, एंड आई नो दैट व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, सच एज if a business wants to change their packaging, if a business decides to change their packaging, then maybe launching a new product may become an opportunity cost. If a business decides to outsource, then another decision, कुछ भी decisions की examples के थ्रू भी बोल सकता हूँ, समझ आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली बात कर सकता हूँ, rather than कि जस्ट वही जो रट्टा लगा के चला गया। मेक सेंस? और देख लो इसकी लेंथ आपके पास, आपको सिर्फ समझ आ रही है। इसमें आपको कितनी, सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन वन क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फॉर बिजनेस सक्सेस। देखो मैं कर लिख कैसे रहा हूँ, क्या यही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है? आ जाए अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है, ऐसे सेम तो नहीं आएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन आ जाए, क्या थॉट प्रोसेस सेम ही रहता है? थॉट प्रोसेस सेम रहता है कि सोचते और लिखते कैसे हैं? समझ आ रहा है? देखो मैं रीड करता हूँ, सिर्फ एक रीड करूँगा, बाकी तो आप घर पे करोगे। वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव इज़ टू बी क्रिएटिव। ये मैंने क्या किया, अपना पॉइंट स्टेट। अब मुझे पहले बताना है क्रिएटिव का मतलब। देखो क्या फील आएगा आपको एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्या वो भी नॉर्मल रियल लाइफ इंसान होता है? बिल्कुल। तो मैं वही बात, सिर्फ सवाल पढ़ के आंसर लिखने के लिए मेरा माइंड नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के सोच के फिर आंसर लिखने का गेम है। मसला समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे ख्याल से पहुँच गया ना बहुत ज़्यादा। A successful entrepreneur will think and implement the ideas which are out of the box. Creativity की definition का रट्टा लगाया हुआ था, बस मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया उसमें। देखो, a successful entrepreneur will have to think and implement the ideas which are out of the box, which will help the business to differentiate and come up with effective business strategies. अब इसके अंदर मैंने business terms कौन कौन सा है? entrepreneur तो चलो है ही, business strategies, creative आ गया, creative भी खैर English word है। For instance, creativity will be important when designing new packaging or when designing promotional। ये examples कहाँ से लेके आ गया? Again marketing जो पढ़ा हुआ है वहीं से लेकर आ रहा हूँ। जब भी कोई example सोचनी होगी तो मैं अपने chapters के थ्रू ऊपर से नज़र घुमाऊंगा, तो मुझे जो chapter या जो heading पहले दिमाग में आ जाती है अचानक से, जैसे मैं बताता हूँ सोचा कैसे। क्योंकि एग्जाम में क्रिएटिविटी लिख रहा था मैं, तो मैंने क्रिएटिविटी के ऊपर, अब सिलेबस के ऊपर ग्रिप थोड़ी चाहिए, या तो आप चेकलिस्ट बैठ के याद कर लेना, समझ आए? कि अब मैंने सोचा क्रिएटिविटी कब चाहिए हो सकती है? जब आप प्रोडक्ट नया डिज़ाइन कर रहे हो, मे बी प्रमोशनल कैंपेन नई डिज़ाइन कर रहे हो, ब्रांड नेम सेट कर रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चेंज, कुछ उसमें सब में क्रिएटिविटी चाहिए। यानी कि कोई भी चैप्टर या कोई भी सब हेडिंग सोचूं और फिर उसके अंदर आऊँ और फिर यहाँ पे बात करूँ, तो दैट्स द ईजिएस्ट वे टू थिंक। और यूनिट 3 के अंदर कितने चैप्टर्स आपने पढ़े वैसे? 4। एक आपने पढ़ा है नेचर ऑफ, ये लिखा मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट एंड प्राइस, मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन एंड प्लेस, ऐसे ही है। अगर मेरी सिचुएशन, वापस फिर मैं बिजनेस सिचुएशन में लेके जा रहा हूँ, क्या मेरी सिचुएशन में यूनिट 3 भी एप्लीकेबल है? मैं तो बिजनेस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सोचता भी इसी तरह से हूँ ना। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। एम आई ट्राइंग टू टारगेट मास मार्केट और नीश? दैट्स मास और नीश?
मास है आई थिंक. अगर बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स पढ़ा रहा हो तो अंदर कहीं बेसिक है सबके लिए मास. शुड आई नो दैट आई एम वर्किंग इन मास मार्केटिंग, मास मार्केट अप्रोच. हाँ, मार्केट ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है? मार्केट ओरिएंटेड प्योरली, जो कस्टमर की नीड्स हैं उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिजाइंड है और फिर वो ये हो रहा है. और ये जो मैं कर रहा हूँ ये चीज़ क्या है? ये प्रोडक्ट है. प्राइस क्या है जो नॉर्मली प्राइस लोग पे करते हैं. और प्रमोशन जो अगर इंस्टा सोशल मीडिया कुछ ऐसा कुछ चीज़ करता हूँ दैट्स प्रमोशन. एंड प्लेसेस ये डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है. अब ये सारा मेरा मार्केटिंग मिक्स है. क्या कोलाची भी इसी एस्पेक्ट से सोचता होगा? हाँ, वो सोचता होगा कि यार हाँ, लेकिन एंगल चेंज होगा, पॉइंट्स तो सेम ही है ना. वो भी सुनते रहेंगे हाँ, कि वो भी सोचते होंगे कि यार प्रोडक्ट के अंदर कौन सी मील्स मुझे नहीं इंट्रोड्यूस करनी है, उस मील को मैं कितने का सेल करूं और वो मेन्यू कार्ड पे उसकी क्या प्राइस चार्ज करूं. फिर उसको मैं कोलाची के अंदर अगर नई मील आती है तो कौन सी पिक्चर मैं इंस्टा पे लगाऊंगा और कौन सी पिक्चर मैं फेसबुक पे लगाऊंगा, और मैं कौन से मीडियाज़ यूज़ करूंगा, और बाय वन गेट वन फ्री कब लगाऊंगा, और डील पैकेजेस क्या होंगे. वो सारा खुद नहीं होता. फूड पांडा के ऊपर भी जो पिक्चर्स अपलोडेड होंगी खाने की, कि इस कढ़ाई के साथ ये वाली तस्वीर डाल दो, बर्गर के साथ ये वाली तस्वीर डाल दो, इसके ऊपर इस तरह से उसका नाम लिख दो, वो सब पीछे बैठ के कोई सोच रहा है. समझ आता है? और ये सब सोचना फिर कौन से डिपार्टमेंट का काम आ गया? मार्केटिंग. और क्या कोलाची हो जाए, पाई इन द स्काई हो जाए, मैं हो जाऊँ, क्या मुझे डेटा चाहिए कस्टमर्स के बारे में, कंपटीशन के बारे में. एंड टू कलेक्ट दैट डेटा आई कैन यूज़ मार्केट रिसर्च का चैप्टर. एंड इफ आई वांट, चलो यहाँ पे आ जाओ, इफ आई वांट टू कलेक्ट डेटा इन माय सिचुएशन अबाउट द कस्टमर्स एंड द कंपेटिटर्स, then I can either use primary research or I can also use secondary research. I can maybe directly interact with my people to get and collect data, or maybe I can just go online, or maybe कोई पुराने सोर्सेज से निकाल लूँ. एग्जाम्पल और दूँ. अब जैसे अगर मुझे ये डेटा चाहिए, अच्छा तुम लोग को पूरा समझ आ जाएगा. अगर सुनो मशाल, अगर मुझे यहाँ डेटा चाहिए थ्रू प्राइमरी सोर्सेज, तो आई कैन मे बी हैंड आउट अ क्वेश्चन टू यू गाइस कि बताओ भाई क्या तुम्हारा फीडबैक रहा, एंड में करवा दूँ यूज़र की तरफ से, हो सकता है. या मे बी ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं. यहीं मैं तो ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ कि किसके दिमागों में क्या चल रहा है. या मैं भी बाहर मैंने अपने रिसेप्शन पे बंदे को बोल दिया कि यार ज़रा नज़र रखना, कान लगा के सुनते रहना बच्चे निकल के बाहर क्या बातें करते हैं. और क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू दैट. तो आपको बताऊँगा क्या मैं ये बातें आपको थोड़ी बताऊँगा. लेकिन अगर वो कान लगा के, अभी केयरफुल हो जाएंगे बाहर जाके, लेकिन अगर आप बाहर जाके जो बातें कर रहे हैं यार, कैसी तारीफ़ें कर रहा है, बुराई कर रहा है, क्या बोला क्या नहीं बोला, सिर्फ मुझे साइड में आके बता देना. मैंने अपना बंदा लगा दिया पीछे, दैट्स ऑब्जर्वेशन. अब इसमें ये होता है कि मैं इंटरैक्ट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट डेटा तो मिल रहा है. और उसका मतलब ये नहीं कि कोई बुराई है. आई कैन देन यूज़ दैट डेटा कि चलो यार ये बच्चा ये बुराई कर रहा था, तो मुझे शायद इसके ऊपर सोच लेना चाहिए कि चलो ये सीन ऑफ है. समझ आए? तो वो डेटा फिर मुझे अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. दैट्स हाउ आई शुड थिंक. एथिक्स क्यों? इन अनएथिकल क्यों है ये? हाँ, वो गंदी बातें नहीं सुनेगा, उससे अच्छी अनएथिकल हो सकता है, यू आर राइट वैसे. लेकिन मैंने आपकी वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं, मकसद क्या ये बिजनेसेस नहीं करते, आपकी सोच है. जैसे अगर सुनो मैं बताता हूँ आपको, जो अगर आप शॉपिंग करने कहीं जा रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, तो वो जो बराबर में सेलमैन खड़ा हुआ यूँ करके आपको देख रहा है, सिर्फ देखा है वो आपने उस बंदे को, वो देख के आपको सिर्फ ये नहीं देख रहा कि वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा. एक तो प्रेशर भी दे रहा है, और दूसरा फिर आपको वो देख रहा है कि वो कपड़े देख के यूँ प्राइस चेक करके, चुप, प्राइस चेक करके उसको फिर क्या शक्ल कैसी बन रही है उसकी, ये सब ऑब्जर्व्ड है. और फिर वो डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर हम समरी कराते हैं. यार मेजॉरिटी 10 कस्टमर दिन में आए थे और 10 ने यूँ प्राइस टैग यूँ देख के सबकी शक्ल ऐसी बन गई. तो इसका मतलब ये कि वो प्राइस के अंदर कुछ शायद सीन ऑफ है, थोड़ा सेल लगाने का टाइम है, प्रमोशन का चैप्टर खोलो. समझ आ गया? और सेकेंडरी मेरी सिचुएशन में क्या हो सकता है? क्या तुम्हारे सारे नंबर्स हैं मेरे पास? अभी तुमने फॉर्म भरा, सबने नंबर आ गए, कैसा, क्या वो डेटा है? क्या वो डेटा है? गलत नहीं फील करना, मुझे बुरा लगने में पता चला सर कैसी बातें बता रहे हैं. वो क्या मेरे पास डेटा आ गया? नाउ दैट डेटा आई कैन आई यूज़ दैट डेटा. अब ये यूज़र कहता है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सर आप अपने ये वर्कशॉप के बच्चों को नंबर तो दे दें. तो मैंने नंबर अगर दे दिए, वैसे नहीं दूंगा, दैट्स अनएथिकल. लेकिन अब अगर मैं नंबर दे देता हूँ तो क्या वो नहीं, पैसे नहीं कमाऊंगा, गलत गंदी है क्या बात, कैसे कमाने नहीं. लेकिन पॉइंट इज क्या वो डेटा क्या, मजाक करते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं जाना वैसे, कि क्या वो डेटा मेरे पास सेकेंडरी है, या अब वो बोल रहे हैं कि मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है एंड जस्ट डेटा दे दें. नाउ दैट्स सेकेंडरी रिसर्च फॉर यूजर एंड दैट्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज विद इन द डेट कंपनी आ गया. समझ आ रहा है? एक्सटर्नल क्या होता है कि गूगल वगैरह से कुछ भी नया प्रोडक्ट्स, कोई नए टाइप ऑफ एंट्री टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स से, अगर पॉइंट समझ आ गया. और ये जो सारी मैं बातें सोच रहा हूँ, इन सब सोचने को हम कहते हैं मार्केटिंग.
और किसी भी चैप्टर का नाम पढ़ते ही आपको अब ये पिक्चर स्टोरी खुलनी चाहिए दिमाग के अंदर, वरना तो फिर सिर्फ बुक पता होगी तो क्या फ़ायदा है। समझ आ गया? और अब आप एक काम करो, जो पेपर 1 के आंसर्स हैं उसमें जो सेक्शन बी का जो 5 का बी का जो आंसर है, उस आंसर के ऊपर आओ आप। 5 पार्ट बी जो है उसके आप कंक्लूजन पे जाओ। एक सेकंड बस प्लीज, 5 पार्ट बी के कंक्लूजन पे जाएं। अच्छा, आपके पास पेपर 1 में कितनी दफ़ा आपको कंक्लूजन लिखना होगा? एक दफ़ा। सही है, क्योंकि सेक्शन ए में तो नहीं लिखना, सेक्शन बी में भी 8 मार्कर में नहीं लिखना, और सेक्शन बी में हमें 12 मार्कर में लिखना है। तो यानी कि पूरे पेपर 1 में मेरे पास सिर्फ एक ही दफ़ा कंक्लूजन है। ऐसा ही है। और अगर एक ही दफ़ा कंक्लूजन लिखना है तो उसका मतलब है कि देखो मैं रीड करता हूँ। वैसे सवाल आपको समझ आया? 5B, evaluate whether cash flow forecasting is the most important activity for a new restaurant to succeed. इसमें मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड जो सवाल के अंदर हैं, नंबर 1 मतलब कीवर्ड तो evaluate है, लेकिन जो पॉइंट टू नोट है बहुत फोकस। मेरी अजम्पशन ये है कि अब आप बहुत ज़्यादा एग्जाम दिमाग पे सवाल हुआ है तो आप सभी वर्ड सुन रहे हैं। evaluate whether cash flow forecasting is the most, एक तो मोस्ट का सब वर्ड आ गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कोई बात ही नहीं होती, यहीं पे मुझे क्लिक करना चाहिए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, यानी कि अगर मुझे सबसे अच्छा सही बनाना चाहता हूँ मैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं फ़ोटो कॉपी दूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कोई भी चीज़ सबका बराबर का हिस्सा होता है ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कोई भी चीज़ बिजनेस वर्ल्ड के अंदर मुश्किल है। इवेल्युएट वेदर कैश फ्लो फोरकास्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर अ न्यू, एक और मेरे पास पॉइंट है जो सोचने वाला है, और रेस्टोरेंट फिर एक और पॉइंट है जो मेरे पास सोचने वाला है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मुझे बात कर, अब जब मैं कंक्लूजन लिख रहा होता हूँ, पॉइंट ये है मेरा समझाने का, ये बात है कि जब मैं कंक्लूजन लिख रहा होता हूँ तो कंक्लूजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो न्यू बिजनेस और ये जो रेस्टोरेंट, और एग्ज़ाम में सवाल सेम नहीं होगा। एग्ज़ाम में हो सकता है अ लार्ज स्केल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, a small scale jewelry business, a very large scale technology business, Apple, a very large scale IT business, Google, a very medium sized education center, कुछ भी हो सकता है। अब जो भी इंडस्ट्री और न्यू या स्मॉल या लार्ज स्केल या मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल या व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ दी हुई है उसको वापस कंक्लूजन में लेके आना इज़ द की। यानी कि मैं जब पेपर 1 का, देखो मैंने जो कंक्लूजन लिखना सिर्फ लिख के इसलिए दिया कि आप रीड करके सिर्फ समझ जाओ कि ये नहीं लिखना होगा, लिखना लेकिन ऐसे ही होगा। जैसे ओवरऑल आई थिंक दैट द यूज़ ऑफ कैश फ्लो, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ओवरऑल आई थिंक दैट द यूज़ ऑफ कैश फ्लो फोरकास्टिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू, विल नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू रेस्टोरेंट टू सक्सीड। अब ये मैंने जो पॉइंट अपना ओपिनियन दिया है, क्या ये ओपिनियन मेरा वापस उधर रेफर कर रहा है उसको कि न्यू एंड रेस्टोरेंट, उसको रेफर कर रहा है? अब जब आप भी कंक्लूजन लिखोगे तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस एज वेल, ओवरऑल आई थिंक दैट द वट एवर द पॉइंट इज, और फिर जो इंडस्ट्री दी हुई होगी या जो न्यू या स्मॉल या लार्ज या व्हाट्सोएवर, रेफर में वहीं से बैक, आई विल हैव टू रेफर इट बैक फ्रॉम देयर ओनली। और फिर बाकी की कहानी, दिस इज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कैश फ्लो फोरकास्टिंग देयर आर अदर एरियाज इन द रेस्टोरेंट विच मस्ट ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि एक रेस्टोरेंट चलाना है तो सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्टिंग अच्छी सी कर लूँ, ऐसा कैसे? फिर तो मुझे भी रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्टिंग बना के बैठ जाऊँगा रेस्टोरेंट में। सही चल जाएगा? कैसे चल जाएगा? अभी अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्राइस सही होनी चाहिए, जो स्टाफ है वो अच्छे से मैनेज होना चाहिए, कैपेसिटी मुनासिब आपकी होनी चाहिए, सब कुछ सही होगा तो अल्टीमेटली बिजनेस चलेगा ना। एक चैप्टर पढ़ के चला जाऊँ पूरा बिजनेस चल जाएगा? नहीं चल सकता। सोचने का तरीका समझ आए? एक दफ़ा बस सुकून साहब इसको रीड कर लो तो पॉइंट समझ आपको क्लियरली आ जाएगा। सिर्फ कंक्लूजन आप सुकून से एक दफ़ा रीड कर लें। शुरू के जो 2 पैरा होंगे इंट्रो के बाद, उसमें कैश फ्लो के एडवांटेज और डिसएडवांटेज रीड कर लो। आपने दूसरे पॉइंट लिखे हैं तो मतलब इसमें वो आ सकते हैं प्राइस सेटिंग और मेन पैराग्राफ्स में नहीं। अच्छा, गुड क्वेश्चन। देखो मेन पैराग्राफ्स के अंदर, दोनों पैराग्राफ्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कैश फ्लोज के ही बारे में लिखा हुआ है। एक में मैंने एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, बेटा सुनना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये। और दूसरी साइड पे अगेन मैंने कैश फ्लो के ही प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। जो मेन सवाल है वो उससे मैं नहीं हट रहा हूँ मेन पैराग्राफ्स में, कंक्लूजन में फिर नई बातें ला रहा हूँ। कुछ बच्चे वहीं सेकंड पैराग्राफ में मार्केटिंग वगैरह लिख रहे हैं। क्वेश्चन इज अबाउट कैश फ्लोज। When the question is about cash flows, I have to write about cash flows first, and then in the concluding paragraph, I can just bring in more points. पहुंच गए सारे? क्लियर ना? कोई सवाल? सब समझ आ गया?
और यूनिट 4 में आपने कितने चैप्टर्स पढ़े? 3। एक आपने पढ़ा है नेचर ऑफ ऑपरेशंस, एक पढ़ा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक पढ़ा है, फ़ोन छोड़ दो फिलहाल, फ़ोन छोड़, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। नेचर ऑफ ऑपरेशंस का चैप्टर वापस, नेचर ऑफ ऑपरेशंस कोलाची में लगा सकते हैं, यूज़र पे लगा सकते हैं, पाई इन द स्काई पे लगा सकते हैं, ग्रीनो पे लगा सकते हैं, ग्री पे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई, सुनो, अब सारे बिजनेस एक साथ सोचो, एवरी बिजनेस विल हैव टू कन्वर्ट देयर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, every business will be having their certain factors of production which will be processed into two main ways, either labor intensive or it can be capital intensive, and it can be a good or a service. and जो भी business होगा ultimately, सुनना मेरी बात, जो भी business होगा वो business किसी भी customer के लिए जो main चीज़ कर रहा होता है वो value add। ये मैंने यहाँ पे मुझे दीवार पे लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था मैंने, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एसी को दीवार पे लगाने के लिए एसी नहीं खरीदा है, ये काम करे और मुझे वो वैल्यू दे, इसके मैंने पैसे दिए होंगे। इस कैमरा के इक्विपमेंट के पैसे नहीं है, इससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है पैसे उसके हैं। ऐसे होता है ना। एंड जितनी ज़्यादा मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उतना फिर मैं कस्टमर को कन्विंस कर सकता हूँ कि आप पैसे दो। दैट्स हाउ इट गोज। एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट द इनपुट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स इन द वे दैट आई ऐड मैक्सिमम वैल्यू फॉर माई कस्टमर्स। तो पैसे फिर खुद आ जाते हैं। अब कैपिटल इंटेंसिव होना है, लेबर इंटेंसिव होना है, उसमें ये एक डिस्कशन बिजनेस चलने चाहिए। फिर मैं सस्टेनेबल कैसे हो सकता हूँ कि मैं अगली दफ़ा से रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करूँ, ऐसे फ्री पेपर यूज़ ना कर लूँ, आहिस्ता आहिस्ते सॉफ्ट पे चला जाऊँ ताकि पेपर का इस्तेमाल कम से कम हो सके। ये मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, इस तरह इनके लिए भी हो सकता है, कोलाची के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। और एफिशिएंसी की डेफिनेशन चलेगी वहाँ पे कोलाची के अंदर। क्या वो भी चाहते होंगे कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इनके रिसोर्सेज हैं, वो कम से कम ज़ाया हों और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वो बना सकें। कम से कम इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ ज़ाया करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स या में भी कम से कम एम्प्लॉयज़ यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर दें। वहाँ भी प्रोडक्टिविटी चलेगा। क्या वहाँ भी इन्वेंट्री चलेगा कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ना हो, स्टॉक में ख़राब हो जाएंगे, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत ज़रूरत से कम भी ना हो। आई शुड हैव अ बैलेंस, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ेगी, जिसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब कोलाची, पाई इन द स्काई, यूज़र, ग्री, वॉट एवर, दे कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट्स कि ज़रूरत से ज़्यादा मैक्सिमम हम क्या मेंटेन करेंगे, कब हम हर दफ़ा री ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पे शायद नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री का सीन नहीं है। समझ आ गया लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ना। और इसके अंदर एक नई हेडिंग आई थी जो पेपर 2 में आ गया, ज़बरदस्त, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और सप्लाई चेन होता ही क्या है कि कोलाची के, सुना, पूरी सप्लाई चेन आ जाएगी समझ। चलो पाई इन द स्काई हो गया, कोलाची बहुत हो गया। पाई इन द स्काई, जब आप, चलो चॉकलेट केक ख़रीदने गया मैं, और मैंने जैसे ही पैसे दिए और वो चॉकलेट केक लिया, उस केक को वहाँ तक, शेल्फ तक, बातें नहीं, उस शेल्फ तक पहुँचाने के लिए क्या पीछे उसके कुछ काम होंगे? वो जितने भी काम थे, किसी से शुगर ख़रीदी, किसी से क्रीम ख़रीदी, किसी से मिक्स पता नहीं कुछ ख़रीदा, किसी ने फिर वहाँ से गाड़ी में डाल के वो उनके मैन्युफैक्चरिंग जो भी जगह है वहाँ तक पहुँचाया, फिर वहाँ पे वो केक्स बने, फिर वो केक्स पैक हुए, फिर वो केक्स उस काउंटर तक किसी ने पहुँचाए होंगे, और फिर वहाँ से, अब वहाँ शुरू से लेके एंड तक जो कस्टमर के लेने तक के जितने भी बीच में काम है उनको कहते हैं सप्लाई चेन। और इस पूरी साइकिल के अंदर खर्चा कम से कम हो और कस्टमर को जो चीज़ चाहिए उसको मिल जाए, इस पूरे को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ आता है? सेल्समैन होगा वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर होगा, जब तक कस्टमर को मिल नहीं जाता तब तक होता है। हाँ, ये सप्लाई चेन के सारे, सप्लाई चेन चलाना इज ऑपरेशंस, उसमें जो इंसान काम कर रहे हैं वो एचआर, और कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए थी बताने वाला इज मार्केटिंग। कौन सा केक ज़्यादा चल रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट बताएगा? मार्केटिंग। उसके लिए जो सेल्समैन खड़ा हुआ है वो उसको रिक्रूट करने का मसला इज एचआर। बट केक बनेगा कैसा और पैकिंग के लिए डब्बा हम कहाँ से खरीदेंगे और कौन सा प्लास्टिक, दैट्स ऑपरेशंस। समझ आ रहा है? और कितनी कैपेसिटी पे काम करना है ये भी डिसाइड करना होगा। और फिर हमें शायद उसके अंदर 3 सिचुएशंस, अब रट्टा लगाना नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आ गया कि फुल कैपेसिटी पे चलना है, नहीं चलना है, कहीं कैपेसिटी बहुत एक्सेस तो नहीं है, इतना बड़ा किचन तो नहीं है कि वहाँ बन ही नहीं रहे, या कोई शॉर्टेज तो नहीं पड़ी, बहुत जगह शॉर्ट तो नहीं है, दैट्स कैपेसिटी, एक्सेस, शॉर्टेज और फुल कैपेसिटी। पहुँच गए? पेपर 2 पे आओ वापस एक दफ़ा, मैं आपको आंसर्स दूँ उसके। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बच जाए तो आप मुझे वापस प्लीज़ दे देना। all activities cases alternative हो रहा है process carried out of all products। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट समझाना है, इज़ द असेसमेंट कि जो काम चल रहा है उसको नज़र रखने को मैनेजमेंट कहते हैं, एक्चुअल काम को सप्लाई चेन। अगर लिखा होता सप्लाई चेन तो मैं कहता ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ बिज़नेस जो कि ख़रीदने से लेके पहुंचाने तक वो सब सप्लाई चेन है,
उसके ऊपर नज़र रखना कि कोई खर्चा तो ज़्यादा नहीं हो रहा, उसको मैनेज करना। पहुँच गए? सॉरी यार, आपके साथ थोड़ी सी बात एक सेकंड एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। अभी मैंने की भी थी, वापस करूँगा, मैं हर स्लॉट में बोलूँगा ये बात कि क्या आपने कोविड फेस किया? आपकी जनरेशन ने कोविड फेस किया, मैंने भी किया, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग में कोविड आ गया, तो क्या उस कोविड का इम्पैक्ट आपके ऊपर कुछ हुआ है? क्या हुआ है या नहीं हुआ है? भले आपको पता हो या ना पता, हुआ तो है, सही है। और 2-3 साल घर पे बैठना और सारी सिर्फ मोबाइल फ़ोन में लग जाने से कुछ फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगियों में? द सूनर यू रियलाइज़, मैं तो चला जाऊँगा, मैं तो, मेरा क्या होगा, मेरे को जहरे, मैं भी समझ जाऊँगा, अपने लिए भी हेल्प करूँगी मुझे, लेकिन आपको भी क्या ये बात समझ आ जानी चाहिए कि वो इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हुआ है। पता है, चाइना ने, सारी दुनिया ने अपनी इस जनरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले हैं। हमारे यहाँ तो तुम्हें को पूछता है, इंसान को नहीं पूछते किसी को। तो अगर उन्होंने प्रोग्राम्स निकाले कि हाउ टू केटर टू द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग कोविड, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ ने काम किया है। हमारे यहाँ तो बोला नहीं होगा, इंसान होगा, फ़र्क पड़ता है चलने के लिए, यहाँ से ज़्यादा बेहतर है कि भाग जाए मुल्क से, आई स्पीकिंग, एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन आपको ये हुआ है, मैं बताता हूँ कि उन 2 सालों में जो आपका गैप आया, तो उसने आपको डिजिटल बना दिया ज़्यादा, समझ आया? उसने हुआ ये कि आपको कोई व्हाट्सएप सीन करके छोड़ता है तो ईगो हर्ट हो जाता है। अगर आपको लास्ट सीन आके, ऐसा होता है, अगर आपको लास्ट सीन है, सुन तो लो जो हुआ है आपके साथ, आपको द सूनर यू रियलाइज इट, अगर आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, मसला नहीं है, ज़िंदगी में तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। या आपको मैं सीरियस, आपको एज अ जो भी समझना है समझ लो। लेकिन नंबर 1 ये देख, इससे फोकस आउट हो गया। आप अच्छी बात करते हुए और सुनते हुए भी वो नहीं, क्योंकि आपको फोकस आपको अलाउ नहीं करता। आपको थोड़ी देर के बाद कुछ होता है अंदर से और खुद ब खुद आपको फ़ोन पे कुछ खुद होता है, ये आप नहीं करते, आपका खुद ही हाथ जाता है जेब में, फिर अचानक से ये देख कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट कॉल्स नहीं होती, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होते, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जिस तरफ आपका फोकस होना चाहिए वो फोकस ही नहीं होता। मतलब सबको बुरा नहीं कह रहा मैं, लेकिन फोकस चैलेंज हो गया बेसिकली इस वजह से। और ये जो फोकस चैलेंज आपके पास आया है, आपको पहली बात तो उसको समझना पड़ेगा। और अगर आपको वही बात है, लास्ट सीन करके ईगो हर्ट होता है, या वो मैसेज देख के उसने मुझे क्यों जवाब नहीं दिया, ईगो हर्ट होता है, और ऑनलाइन आ रहा है फिर भी जवाब नहीं दिया, फिर ईगो हर्ट होता है। तो अगर ये आपके साथ होता है, आप स्टोरी लगा के ये वेट करते हो कि कितने व्यूज़ आए और ऊपर जाके कितने हार्ट आए, और फिर ये सब अगर आपको चीज़ें खुशियाँ दे रही हैं, तो ये आपके साथ कोविड ने किया है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी नहीं लगाओ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, बहुत फिट चीज़ है, लगाओ और लाइक वाइक भी देखो, लेकिन उससे लाइक से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस स्टोरी पे कितने कमेंट्स आए और उसने क्या, उसकी इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लगा के भले, द सूनर यू गेट आउट ऑफ दिस द मोर प्रोडक्टिव यू विल गेट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, सब करें, अच्छी बात है, और बहुत द पॉइंट इज़ कि मैं यूज़ करूँ, वो वही बात पुरानी कि वो मुझे यूज़ ना करें ना। अगर मैं अपने आप को ही उसके हाथ में दे के मैं यूज़ हो रहा हूँ, तो यही तो गेम है सोशल मीडिया का। आप हमारी जनरेशन ही फंस गई। अब वो कुछ अपने लिए फोकस के साथ अपने लिए भी नहीं सोच सकते, उनको मसला ही हो गया, और अल्टीमेटली स्ट्रगल करेगी आगे जाके। द सूनर यू गेट आउट ऑफ इट एंड द सूनर यू आर नॉट कंसर्न अबाउट लाइक्स। ओके, यू पोस्ट योर पिक्चर्स, यू पोस्ट योर थिंग्स, यू डू थिंग्स, बट आपको फीलिंग उससे कनेक्टेड नहीं हो सकती। फील अगर उससे कनेक्ट हो गया तो यू आर डेड एंड, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आगे जाके आपको पता चलेगा ये मैच्योर हो गई ना फीलिंग अगर आपके अंदर, आपको वो उसी सिर्फ अजीब से कंटेंट में आपको मज़ा आ रहा होगा फिर। सॉरी जैन सही है, आई एम सॉरी, अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर है लड़के के 8.3 पता नहीं कितने मिलियन हिट्स आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह गुड स्टूडेंट्स में से ही देखो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप ही सारे इंसान हैं जो आगे जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी साथ लेके जाएँ कि कहीं आप अपने आप का ही नुकसान ना कर दें, कल को आप कहीं भी ज़िंदगी में बैठे हो। अच्छी बात है भाई, मेजॉरिटी क्राउड ऑडियंस वो वाला है, लेकिन वी कैन ऐड, बताऊँगा तुम आइडियाज़, लेकिन पॉइंट समझ गया मेरे ख्याल से। और अभी देखो पेपर 2 के आंसर्स में एक पार्ट मैंने नहीं दिया जानबूझ के, वो मैं आपको बाद में भेजूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा 5 मिनट लगाएं, फिर मैं बात करूँगा, लास्ट 4:15 तक जाऊँगा, लेकिन आप 5 मिनट लगा के पेपर 2 के जो आंसर्स लिखे हुए हैं आप उसको एक दफ़ा सुने। अब बात नहीं करना, सुने, पहले रीड करना कैसे है, सुने, रीड करके आप अंडरस्टैंडिंग फील करो कि ओके वी आर हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फार्म्स, हाउ वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पीपल देयर। ये रीड करो, आंसर रीड करने से ज़्यादा यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग रीड करनी है आपको बेसिकली।
बिल्कुल साइलेंस के साथ 5 मिनट लगेंगे. जस्ट सी एंड जस्ट फील के क्या सीन है उसका. देखो लास्ट बात बस 15-20 मिनट्स के अभी हमें ना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं मिल के. सही है, 2 बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं. एक बिज़नेस है हमारा आर्ट गैलरी, क्योंकि ये बहुत सब हो गया, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं. सही है, सिर्फ मैं सोचना सिखा रहा हूँ, लास्ट फिर आप कभी नहीं भूलोगे. एक हम आर्ट गैलरी स्टार्ट कर रहे हैं और एक हम NGO स्टार्ट कर रहे हैं. सही है, एक हम आर्ट गैलरी स्टार्ट कर रहे हैं. आर्ट गैलरी में क्या होता होगा कि सब आर्ट होता होगा. गुड. अब ये इस तरह की कोई मैं गैलरी बनाना चाह रहा हूँ, अभी बनाई नहीं है, मैं बनाने का सोच रहा हूँ. तो क्या मुझे मेरा सिलेबस हेल्प करेगा? अब मैं सिर्फ वर्बली बोलूँगा, आपको नहीं समझा तो बोलना. सही है, उसमें मुझे यूनिट 1 टिल यूनिट नंबर 5 में जितने चैप्टर्स अभी तक AS में पढ़े वो सारे चैप्टर्स देखने चाहिए और वो सारे चैप्टर्स के ऊपर एक एक करके रुक के देखना चाहिए कि क्या क्या बातें हैं या क्या क्या थिंकिंग पॉइंट्स हैं जो मुझे आने चाहिए. सबसे पहले मैं चैप्टर 1 में गया तो मैंने देखा कि ओके आई एम अबाउट टू स्टार्ट एन आर्ट गैलरी एंड आई नीड टू हैव अ लुक एट व्हाट द पीपल्स नीड्स एंड वांट्स आर, एंड फिर मैं उस हिसाब से फिर बाकी बातें शुरू करूँगा ना, क्योंकि मैं वो ज़रूरतों को, और इससे पहले इनफैक्ट क्या मैं बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा. क्या ऑब्जेक्टिव रखूँ? पैसे कमाऊँगा, ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो दैट्स माई बिजनेस ऑब्जेक्टिव. दैट्स अ डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू योर विजन एंड मिशन. क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वो हायरार्की आपको माइंड में बनी हुई नज़र आ रही है? एक सबसे पहले विजन होता है और फिर एक आपका मिशन स्टेटमेंट होता है, फिर आप उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपके डिपार्टमेंटल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हैं. सुनो क्या मतलब, जैसे सबसे पहले मैं आर्ट गैलरी बनाने लगा तो मैंने सबसे पहले अपना विजन रखा है कि मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ. मैंने अपना विजन रखा हुआ है दुनिया के कोने में एक आर्ट गैलरी. हाँ, ये भी सोच सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि यार टू गिव अ मीनिंग टू आर्ट, द आर्ट वर्ल्ड. डीप समझ आ रहा है? यानी कि अगर मैं चाहूँ कि यार मेरे आर्ट से, एक हो सकता है कि मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी पेंटिंग लगाऊंगा बिके ताकि पैसा आएगा, या एक हो सकता है कि मैं आर्ट से, विजन ये है कि बेसिकली मैं आर्ट से ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट्स लाइफ. सही है, जो लोग समझें और जो लोग देखें उनको एक फील आए कि नहीं यार कुछ है इसके अंदर, कुछ स्टोरी है उसके अंदर. इसका मतलब ये नहीं है चुप हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे नहीं कमाने, बट आई नीड टू हैव आप लोग भी ज़िंदगी में कोई भी बिज़नेस कर लो, पहले तो विजन होगा. अगर पैसा विजन होगा तो वो बिज़नेस नहीं है, वो सिर्फ ऐसी दुकान है छोटी सी. हमेशा विजन होगा, फिर उसके बाद आप उसका मिशन रखोगे कि वाई डू वी एग्जिस्ट टू मे बी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी पेंटिंग्स टू द कंज्यूमर्स एंड द पीपल अराउंड. और फिर उसके बाद आपके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स, अब शायद आप शुरू से समझते हो क्लाइंटेल है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रख दोगे. अगर आपको लगता है कि नहीं इनिशियली शायद अभी नया नया बिजनेस है, सर्वाइवल रख दोगे. अगर 2-4 साल गुजरेंगे और आपको लगता है ग्रोथ पे जा सकते हैं तो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में चले जाएंगे. प्रॉबेबली इंटरनली ग्रो करना है या टेक ओवर करके एक्सटर्नल ग्रोथ पर जाना है, वो फिर वो नई कहानी शुरू हो जाएगी. यानी कि अगर मुझे आर्ट गैलरी बनानी, फिर मुझे डिसाइड करना होगा यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 3 में जाके कि क्या मैं इसको एज अ सोल ट्रेडर चलाऊँ, या मैं इसको एज अ पार्टनरशिप चलाऊं, या मैं फिर इसको लीगली रजिस्टर करवा के कंपनी बना दूं, और कंपनी बनाने के बाद या तो मैं इसको प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कर दूं. समझ आ रहा है? या फिर अगर मैं कल को ग्रो करना चाहता हूं तो क्या मुझे फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ग्रो करना चाहिए या खुद से अपनी अपनी आउटलेट्स और गैलरीज ज़्यादा खोलनी चाहिए. पॉइंट समझ आ रहा है? फिर उसके बाद मुझे 5th चैप्टर में जाके स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो मेरे इस बिज़नेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे. जैसे मेरे लिए स्टेक होल्डर्स मेरे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इसमें पेंटर्स होंगे, इसमें फिर सप्लायर्स होंगे, इसमें फिर अगेन एम्प्लॉयज़ होंगे. और उन हर, मैं अपनी सिचुएशन बोल रहा हूँ कि हर स्टेक होल्डर के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एम्प्लॉय का रोल ये होता है कि वो अपना काम सही से करे, उसका काम, द पॉइंट इज़ रोल इज़ एन एम्प्लॉय विल वांट टू गिव हिज और हर एफर्ट एंड सर्विस इन रिटर्न ऑफ अ सर्टेन कॉम्पनसेशन अमाउंट. ये होता है ना एम्प्लॉय. क्या मुझे उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इंसान, उसके रोल्स क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उनके हक क्या हैं. हक पता होने चाहिए कि उनको टाइम पे सैलरी दूं, कलर पे डिस्क्रिमिनेट ना करूं, जेंडर पे डिस्क्रिमिनेट ना करूं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो ऑनेस्टी के साथ काम करें, लॉयल्टी के साथ काम करें, कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर जा के ना दे दें. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इस तरह सप्लायर उठा लो, बैंक उठा लो, कोई भी स्टेक होल्डर होगा, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टेक होल्डर प्रॉपरली इफ आई रियली वांट टू हैव a good stakeholder management. My customer should be happy, my employee should be happy, my shareholder should also be happy. और अगर मैं सारे stakeholders के बारे में सोचना शुरू कर दूं तो उसको हम कहते हैं वो कॉर्पोरेट CSR. अगर मैं सारे stakeholders को बराबर एक ही बास्केट के अंदर सारे stakeholders को देखना शुरू कर दूं तो उसको कहते हैं आई एम ट्राइंग टू बी मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल. दिस डजंट मीन आई डोंट वांट टू मेक मनी,
बट आई विल नॉट जस्ट से कि मेरा ओनर ज़्यादा पेंटिंग से पैसे कमाता रहे, बाकी एम्प्लॉय को मैं बजा दूँ भले, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आप सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वल और मुनासिब फेयरली ट्रीट करते हो, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारी बातें मैंने यूनिट 1 में सोची, अब समझ आएगा, सुनते रहना। इसी तरह ये स्कूल अगर खोलते हैं हम, इस तरह का खोल सकते हैं। तुम लोग तो मज़े से पढ़ रहे हो, देख लो, फील कर लो थोड़ा सा, कुछ लकी हो तुम लोग, सॉरी बहुत डीप अंदर इमोशन चलेगा आपके। लेकिन अगर मैं ऐसा स्कूल चला रहा हूँ तो क्या फिर अगेन मेरा सिलेबस चल सकता है? हाँ, फिर अगेन वही यूनिट 1 सोचूंगा, फिर अगेन मैं उसमें भी HR सोचूंगा, एंड HR के अंदर कौन से टीचर्स रिक्रूट करने हैं, किन को मोटिवेटेड कैसे रखना है, अच्छा स्कूल की मैनेजमेंट के लिए फ़याल, मिन्सबर्ग एंड ऑल। फिर उसके बाद कौन सा रह गया, मैनेजमेंट के बाद मोटिवेशन, फाइनेंशियल देना है, सैलरीज देनी है, कमीशन पे रखना है। उसके बाद आई यूज़ द आइडियाज़ ऑफ 6 पीपल टू सी हाउ माई एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग। पहुँच गए सारे। फिर इसमें भी क्या पूरी मार्केटिंग सोचना होगी? क्या इस NGO में भी मार्केटिंग होगा? हाँ, उसमें भी मार्केटिंग इज़ नॉट प्रमोशन, प्रोडक्ट भी होगा, कोई करिकुलम बनाना होगा, किसी पे बात करनी होगी, सब्जेक्ट्स पे बात करनी होगी, प्रोडक्ट भी होगा। शायद फ़ीस के अंदर मैं देखूंगा कि हम कम चार्ज करेंगे, लो प्राइस पे जाएंगे इनिशियली। इसी तरह आर्ट गैलरी में भी प्राइस का चैप्टर चलेगा, हाँ उसमें भी चलेगा। फिर ऑपरेशंस में क्या होगा, अब समझ आ जाएगा कि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें आर्ट गैलरी में क्या होगा, और उसमें बिल्कुल अलग हो जाएगी कंटेक्स्ट, लेकिन पॉइंट वही है। कैपेसिटी का सोचना होगा कि क्या मुझे बहुत बड़े स्केल पे जाना है, स्मॉल स्केल पे जाना है, जितनी कैपेसिटी बनानी है, कोई मैं बिल्कुल खाली रूम्स तो नहीं है, या शॉर्टेज तो नहीं है, ये सारी बातें सोचना होंगी। ये भी सुनो, बात नहीं करना, बहुत आखिरी बात है। देन आई हैव टू हैव अ थॉट कि क्या मुझे कोई डिपार्टमेंट खुद, जैसे मार्केटिंग मुझे यूज़र में खुद चलाना है, या मैं उसको आउटसोर्स कर दूं। आउटसोर्स ना करूं और खुद से चला रहा हूं तो उसको क्या कहते हैं? इन हाउस। गुड। इन हाउस का मतलब इधर ही मतलब समझ जाओ। इन हाउस का मतलब कि मैंने यहीं पे लोगों को ऊपर मार्केटिंग में हेड को अपॉइंट किया, 4-5 लोगों को, और एक्चुअली डिपार्टमेंट बना दिया। सही है। और अगर यहीं पे डिपार्टमेंट बना दिया तो उसको मैं क्या कहूँगा? यूज़र के लिए मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन हाउस कर दिया। और अगर मैंने उन 4 को फारिग किया या 5 को फारिग किया और मैंने बोला कि यार मैं एजेंसी से काम करा लेता हूँ, उसको मैंने क्या कर दिया? ये एग्ज़ाम में आएगा आपके पास, लिख लो कहीं बेटा, सही बता, 90% चांसेस हैं। अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ना भी आए कोई ये नहीं बोल देना सर ने बोला था। लेकिन आउटसोर्सिंग क्योंकि नया टॉपिक है, Feb-March में भी नहीं आया है, तो एक तो आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा है, CSR का आप बहुत फोकस के साथ, सस्टेनेबिलिटी वही CSR के साथ आप डाल दो उसको, CSR एंड एथिक्स। सेकेंड आपको मैं बोल रहा हूँ ये आउटसोर्सिंग, सुन ले रहे हैं आप? और आउटसोर्सिंग किस तरह से आ सकता है मैं बताऊं? वो आपको हो सकता है जैसे इन हाउस डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स भी देगा कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, व्हाट्सोएवर। बहुत फोकस छोड़ना नहीं, 10 मिनट की बात है, फिर आप लोग जाके खुद ही फ्रेश हो जाएंगे। मैंने इन हाउस, अगर एग्ज़ाम में उसको ये पूरा टेस्ट करना होगा आउटसोर्सिंग, तो मैं इन हाउस डिपार्टमेंट की डिटेल्स दूंगा, पेपर 2 की बात करूँ, ऐसा हो सकता है। और वो इन हाउस डिपार्टमेंट की पूरी कॉस्ट भी बताऊं कि एम्प्लॉय को रखने की ये कॉस्ट है, फिर जो जगह मैंने दी हुई है उसकी ये ओवरहेड का कुछ एलोकेशन है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? उधर AC वेसी चलते हैं उसकी कॉस्ट है, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं उसकी डिप्रिसिएशन है। तो अगर मैं ये सारे खर्चे हटाना चाह रहा हूँ तो मैं उस इन हाउस डिपार्टमेंट को क्या कर दूँगा? आउटसोर्स। अब आउटसोर्स भी करूँगा तो मुझे उससे कोटेशन चाहिए पहले, शायद बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, एक तो नहीं है। तो अब हो सकता है कि मार्केटिंग एजेंसीज़ के बीच में से सिलेक्शन प्रोसेस का भी कुछ सवाल बन सकता है, जो आपको डेटा देगा कि उसने मुझे ये रेट दिया है, वो ये सर्विसेज देगा, इस तरह का कुछ 12 मार्कर मुझे लगता है। पहुंच गए क्या कह रहा हूँ? दूसरा जो आप बहुत इंपॉर्टेंट, बजटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अगेन मैंने बताया था नया चैप्टर है, लेकिन Feb-March में भी टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो विच मीन्स कि प्रॉबेबली इसके लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन वाली चीज़ है, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन का जो कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलता है? चैप्टर कॉस्टिंग वाले में। और उसमें क्या था कि अगर मेरे पास 4 या 5 प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से मैं एक, स्पीड में बोलूँगा वहाँ, कि उसमें से मैं एक डिसकंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ, तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा लेकिन ओवरऑल लॉस होगा। और वो, या इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख लो, ये कनेक्ट होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ। जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, याद आया? BCG मैट्रिक्स। हाँ नहीं, लेकिन उसमें मिक्स नहीं हुआ आज तक कभी भी। मिक्स कैसे हो सकता है? सुनो, BCG मैट्रिक्स ने आपको अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे एप्पल अगर अपने iWatch, एयरपॉड्स, iPad सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना चाहता है
तो उसको कितने टू मेन, इट कैन बी एनालाइज्ड ऑन टू मेन क्राइटेरियाज, two main criterias, market share and market growth, and then on the basis of these two criterias there are four main segments according to BCG, जिसमें फिर स्टार, कैश काउ, डॉग एंड प्रॉब्लम चाइल्ड। और डॉग के साथ जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? डाइवेस्ट। और डाइवेस्ट का मैं डायरेक्ट हिट कर सकता हूँ कॉस्टिंग वाली साइड पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन वाली बात थी, याद आई मैंने क्या कहा? क्योंकि अगर कोई डॉग प्रोडक्ट की मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो और वो कह रहे हैं कि उसको डाइवेस्ट करना है या डाइवेस्ट, तो कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा और कुछ नॉन फाइनेंशियल भी सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करता हूँ तो नॉन फाइनेंशियली तो मुझे मार्केटिंग से, रेपुटेशन, ब्रांडिंग, वो वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी, और फाइनेंशियल साइड पे शायद वो फिर कॉस्टिंग का डेटा देगा। नहीं समझ आया? वापस पूछना, वापस बोलूँगा, मसला नहीं है। वो कॉस्टिंग का डेटा देगा और वो हो सकता है कहे कि यार इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल लॉस में है, तो बताओ अब इस प्रोडक्ट को डाइवेस्ट करना है या डाइवेस्ट नहीं करना। कंटेंट समझ आया? अब वो प्रॉबेबली नहीं करना होगा, वो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के कंसेप्ट और ज़्यादा मुश्किल नहीं देगा ये, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीसीजी भी नया टॉपिक है और कॉस्टिंग भी पूरा का पूरा एएस के लिए नया टॉपिक है। समझ आया? पहुँच गए? और आप अच्छा रिजल्ट लेने गए हो एग्ज़ाम में, या आप एफर्ट करने गए हो? एफर्ट करने, बहुत बड़ा फ़र्क है। सही है, एफर्ट करने गए हो, मेहनत जितनी की होगी उतना ही रिफ्लेक्ट हो सकता है, और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और आप किसी को जज्बाती लोगों, रुक जाओ, कि प्रूव करने के लिए नहीं गए हो, आप लोग वहाँ पे जो किया है उसको परफॉर्म करने गए हो। समझ आ गए? और एक और लास्ट बात रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट, लिसन। अगर आपके पास अभी कोई घूम फिर के गेस्ट पेपर्स आएंगे, घूम फिर के आंसर्स आएंगे, सब आपको पागल बनाते हैं। प्लीज़ खुदा का वास्ता बड़े बच्चे हो जाएं, छोटे छोटे बाहर हो जाएं, सुने क्या इस वक्त आपको तो यार पता है यार, आपको कौन पागल बनाया? सुनो, सच बताता हूँ, सब बना रहे होते हैं। अभी पापा कैम्ब्रिज वेबसाइट का, ये वो अलाउड है ना, बाद में मसला नहीं होगा। पापा कैम्ब्रिज अगर कोई गेस्ट पेपर देता है, ऊपर से आया गेस्ट पेपर, ठीक है देख लेना, लेकिन आपका वही बात है, फोकस का गेम है ना। अब फिर उन पॉइंट्स पर आपका फोकस ज़्यादा हो जाता है। अबे ये क्या बात है यार, आप क्यों दिया उसने, क्यों इसने ये प्रोडक्ट इस वक्त डिज़ाइन किया, बताओ? मार्केटिंग, बिकॉज दैट्स द टाइम दे रिसर्च दैट दिस इज़ अबाउट मार्केट नीड्स, एंड ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसकी हालत ख़राब है, अभी कोई भी बीच में गेस्ट पेपर मारेगा उसको देखना है, और वो शेयर भी करेगा, और पापा कैम्ब्रिज का लोगो भी जाएगा। तो दैट्स हाउ दैट ब्रांड नेम ग्रोज, एंड दैट्स हाउ देयर वैल्यूएशन ग्रोज, एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी। पागल क्यों बन रहे हो यार? समझ आ रहा है? अपने ऊपर फोकस रखो, ठीक है देख लो, बट इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। समझ आए? बस अंडरस्टैंडिंग पे रहो लास्ट मोमेंट्स में। और हाँ, गुड। आप अपना प्लीज़ यार पूरी रात पढ़ के अपने आप को थका के भी एग्जाम में नहीं जाना। आपके पास, सुन लो, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं छोटी छोटी, सुपर पावर नहीं है, ना ही आप कोई मार्वल के कैरेक्टर हैं स्पेशल। आप लोग बस नॉर्मल इंसान हैं। अगर आप फ्रेश 8 घंटे की नींद करके एग्ज़ाम में नहीं बैठे होगे और प्रॉपर नाश्ता सुकून से करके एग्जाम में नहीं बैठे होगे, तो आप 100% अपनी कैपेसिटी भी काम नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका माइंड आपको अलाउ ही नहीं करेगा। इससे बहुत बेहतर है कि आखिरी के दिन आप आराम करें, चिल करें, थोड़ा सा सो जाएं। फ्रेश होना ज़रूरी है। आखिरी मिनट तक किताब मुँह डाला हुआ पूरी किताब के अंदर, तो फिर कोई फ़ायदा इससे कुछ नहीं होता है। समझ आया? जितना करना था आपने कर लिया। नाउ दैट्स द टाइम कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ये कंटेंट क्रिएटर बोलें मेरा हाँ देखा, मुझे पता था गेस्ट पेपर नहीं आएगा मेरा, सॉरी, मैं गेस्ट पेपर नहीं देता। मैं पॉइंट्स बता दूंगा, टॉपिक्स, वो भी कोई गेस्ट नहीं है, वो भी एनालिसिस की बेस पे होता है। आप उसको देखना, लेकिन इंपॉर्टेंस आप पूरे सिलेबस को देना। टू बी ऑनेस्ट, चूना लगाना गलत बात होती है। समझ आ गया? चलें। और अगर आप कोविड वाले मसले से काउंटर करना चाहते हैं, मसला तो मैंने बता दिया, सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इस मसले से वाकई डील करना चाहते हैं अपने लिए, अब मैं ज़ाहिर है घरों पे आकर तो नहीं करा सकता, लेकिन आप एक हफ़्ता, ये मेरे स्टूडेंट अयान ने मुझे बताया, वो भी स्टूडेंट है, क्या लेटू में आया था, उसने क्या फिट करा उसने काम, उसने सोशल डिटॉक्स किया 1 हफ़्ते का। उसने 1 हफ़्ते तक अपना फ़ोन वोन बंद किया, और देखो आप कैसे सर्वाइव करते हो 1 हफ़्ते तक। 1 हफ़्ते तक पूरी ज़िंदगी की बात है। 1 हफ़्ता अगर अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर देखते हैं, फिर तो पता चल जाएगी आपको चीज़। 1 हफ़्ता सोशल डिटॉक्स करके फ़ोन बंद करो, देखो ज़िंदा रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, पता चल जाएगा। डिपेंड करता है कि इतने अमीर हैं आप। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।